हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप बीए, बीएससी, बीकॉम के विद्यार्थी हो और आपका थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है कंटेंट राइटिंग, तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू होंगे वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। प्लस में आपको थ्योरी भी करवाऊंगा और जो जितना भी इंपॉर्टेंट जो पहले की क्लासेज हैं, वीडियो क्लासेज हैं, काफ़ी बच्चों के पास सीरीज भी नहीं है, तो इस बारे में बताऊंगा कि आपको फ्री में क्लासेज कहाँ पर मिलेंगी पूरी की पूरी, और फ्री में आपको एमसीक्यू भी कहाँ पर मिलने वाले हैं। तो एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है, इसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी, सारा का सारा आपका यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर, चारों के चारों यूनिट का साथ के साथ रिवीजन भी करवा दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। पहले पर्सन की बात करें, यूनिट फर्स्ट से शुरुआत करेंगे अपन। वाट इज द कंटेंट राइटिंग प्राइमरी यूज फॉर। तो कंटेंट राइटिंग का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो भाई कंटेंट राइटिंग होता है जो आप कंटेंट लिखते हैं, जो आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो पढ़ाने से पहले जो एक पीडीएफ बनाई गई है, समझ में आ गया आपको, जो मैंने इसको पीछे रिसर्च किया वो कंटेंट राइटिंग में आता है। तो इसका मुख्य उपयोग क्या होता है, प्राइमरी किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है? तो कंटेंट को किस लिए यूज किया जाता है? कम्युनिकेशन और इंगेजमेंट के लिए। तो आपको पता है, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं आपको बोलकर या पढ़कर जो सुना रहा हूँ आपको, तो ये क्या कम्युनिकेशन हो रहा है। और जो कंटेंट बनाया जाता है, जैसे ये तो अपन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन रील वगैरह बनाई जाती हैं या फनी वीडियोज़ हो गई या सब चीज़ हो गई, फिल्म वगैरह होंगी, वो भी कंटेंट राइटिंग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें राइटिंग की जाती है वो। तो वो किसके लिए किया जाती है? लोगों को इंगेज रखने के लिए, लोगों से जुड़ाव रखने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कम्युनिकेशन और उसके इंगेजमेंट के लिए आपको क्या करते हैं, हम जो कंटेंट राइटिंग उसका उपयोग में लेते हैं। अगले वाला प्रश्न है, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग। तो इनमें से कौन सा कंटेंट राइटिंग का टाइप नहीं होता है? तो ब्लॉग राइटिंग। तो ब्लॉग जो लिखा जाता है वेबसाइट वगैरह पे, वो कंटेंट राइटिंग से आपको पता है संबंधित होता है। अगला टेक्निकल राइटिंग। तो जो तकनीक से संबंधित जो चीजें होती हैं, तकनीक लेखन होता है, वो भी किससे संबंधित होता है? आपका कंटेंट राइटिंग से होता है। जैसे आपको कोई क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी दे रहा है, कोई ट्रेड मार्केट के बारे में दे रहा है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह के पढ़ाई के संबंधित कोई भी चीज़ें होती है ना, वो टेक्निकल राइटिंग में आती हैं। वीडियो एडिटिंग। तो क्या वीडियो एडिटिंग है वो उससे संबंधित होता है आपका कंटेंट राइटिंग? बिल्कुल नहीं होता है। वीडियो एडिटिंग वो किससे संबंधित नहीं होता? आपका कंटेंट राइटिंग से संबंधित नहीं होता। कॉपी राइटिंग। तो कॉपी राइटिंग भी किससे संबंधित होता है? कॉपी राइटिंग मतलब किसी का कंटेंट को कॉपी करना, वो भी किससे संबंधित होता है? कंटेंट राइटिंग से संबंधित होता है। तो ये समझ लो, आप कोई भी चीज़ है इंटरनेट से संबंधित कोई भी चीज़ को अगर आप लिख रहे हो और उसके बाद में उसको वीडियो या आप ऑडियो कोई भी फॉर्मेट में जनरेट होगा आगे जाके, उसको संबंधित आपको पीछे लिखा जाता है, उसको कंटेंट राइटिंग कहा जाता है। जैसे कि कोई मूवी बनती है, तो मूवी बनने से पहले भाई पूरी कहानी को कोई एक जो राइटर होता है वो पूरी कहानी लिख कर देता ना, तो वो भी कंटेंट राइटिंग के अंतर्गत ही आती है। और जितना अच्छा कंटेंट होगा, आपको पता भाई, जितनी बढ़िया किसी राइटर ने बढ़िया स्टोरी लिखेगा उतनी बढ़िया वो मूवी चलेगी, उतना ही अच्छा हो क्या जो ऑडियो या वीडियो वो चलता है। अगले वाला प्रश्न है, कंटेंट राइटिंग इज मोस्ट रिलेवेंट इन विच डोमेन टुडे। तो आज के समय कंटेंट राइटिंग का सबसे अधिक किस क्षेत्र में प्रासंगिक है? तो आपको पता आज के समय कंटेंट राइटिंग कहाँ चलता है? डिजिटल वर्ल्ड में। रील बनाते हैं लोग, यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, फेसबुक पे वीडियो बना रहे हैं, तो इनसे संबंधित आज के समय कंटेंट राइटिंग सबसे अधिक कहाँ पर चलता है? डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल जो आपका मार्केट है उसके अंदर ये चलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होगा। डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट राइटिंग आज के समय सबसे ज़्यादा चलता है। अगले वाला प्रश्न है, कंटेंट शुड ऑलवेज बी। तो कंटेंट को हमेशा कैसा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लियर एंड इंगेजिंग। मतलब जितना स्पष्ट होगा, मतलब कोई भी, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मैं पढ़ाते समय अगर आपके सामने एकदम डिफिकल्ट हार्ड शब्दों का उपयोग करने लग गया, एकदम डिफिकल्ट चीज़ें बताने लग गया, एकदम टेक्निकल बातें करने लग गया, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं अगर आपको एकदम स्पष्ट आपकी भाषा में समझा रहा हूँ और आकर्षक तरीके से, मतलब वीडियो में ग्राफिक वगैरह जोड़ दिए, एनिमेशन जोड़ दिया, तो इससे क्या होता है, वो अट्रैक्टिव हो जाता है। तो कोई भी कंटेंट है उसको वो कैसा होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए, सामने वाले को अच्छे से समझ में आना चाहिए और अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, एंगेजिंग भी होना चाहिए, दूसरे वालों को आकर्षित भी करना चाहिए। तो यही तो उसका मुख्य कार्य होता है। अगले वाला प्रश्न है, एक गुड कंटेंट राइटर मस्ट अंडरस्टैंड द। तो एक अच्छा कंटेंट राइटर को क्या समझना चाहिए? तो एक अच्छा कंटेंट राइटर है उसको किस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि उसकी ऑडियंस है जो उसका कंटेंट देखेगी, उसका किस प्रकार का क्या है समझना, उसको मतलब किस प्रकार की चीज़ें चाहिए। जैसे आप मेरे विद्यार्थी हो, आप मेरे से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको क्या कंटेंट राइटिंग से संबंधित पढ़ाई करनी होगी, तभी तो आप मेरा वीडियो देख रहे हो। तो यही है, जो पाठक है, जो आपका
जो आपको वीडियो देखते हैं उनको क्या चाहिए, उनकी क्या डिमांड है, वैसे ही आपको क्या बनाना होता है, कंटेंट बनाना होता है। अब मैं क्या करूँगा, आपको कंटेंट राइटिंग से संबंधित, अब आपका आगे का पेपर होगा, कोई कॉलेज का पेपर होगा, एमडीसी का पेपर होगा, किसी का ज्योग्राफी का पेपर है, किसी का जूलॉजी का पेपर है, तो मैं वैसे वीडियो बनाऊंगा तो क्या होगा, आप ज़्यादा इंगेज होगे मेरे से। तो यही होता है, पाठकों को समझना और उद्देश्य को, आपको अपना पर्पज है वो क्लियर रखना होता है कि आपको किस प्रकार का कंटेंट बनाना है। अगले वाला प्रश्न है, कंटेंट राइटिंग इज ए पार्ट ऑफ, कंटेंट राइटिंग किसका हिस्सा होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन। तो डिजिटल जो संचार होता है उसका भाग होता है आपका कंटेंट राइटिंग। तो डिजिटली हम देखो, कंटेंट राइटिंग है वो आपको पता है, स्पष्ट बात है, किससे संबंधित होगा, डिजिटली चीज़ों से संबंधित होता है। तो डिजिटली अपन कम्युनिकेट करते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, उसी में आपको कंटेंट राइटिंग की जरूरत होती है। अगले वाला प्रश्न, रिलेवेंस ऑफ द कंटेंट राइटिंग इन बिजनेस रिलाई ऑन। तो कंटेंट राइटिंग होता है व्यापार में, कंटेंट राइटिंग की क्या प्रासंगिकता होती है, भाई कोई इंसान बिजनेस कर रहा है तो उसमें कंटेंट राइटिंग की किस तरीके से जरूरत होगी, क्यों, किसकी होगी, भाई कोई भी बिजनेस करते हो तो करते क्यों, आपका बिजनेस अच्छा चले, अच्छा पैसा कमाओ, तो उसमें आपको कब कमाओगे, जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक कैसे आएंगे, आपके पास जो अच्छा कंटेंट उनको प्रोवाइड करोगे। अब देखो आजकल आप इंस्टाग्राम वगैरह पे देखते हो, किसी की कपड़े की शॉप है, किसी की लाइब्रेरी है, किसी की ये समझ लो कोई भी दुकान हो, आज के दिन सभी इंस्टाग्राम पे पेज बनाते हैं और उससे संबंधित रील अपलोड करते रहते हैं। तो जितना इंगेजिंग और रील बनाएंगे उतने ज़्यादा ग्राहक उससे आकर्षित होते हैं, उतने ज़्यादा ग्राहक उसके पास आते हैं। फूड ब्लॉगिंग देख लो आपको आज के समय, तो यही होता है, जितना आप अच्छा कंटेंट बनाओगे उतना अच्छा आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा ग्राहक जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आपका मुनाफा होगा। अगले वाला है, विच ऑफ दिस इज द रोल ऑफ कंटेंट राइटर। तो कंटेंट राइटर का क्या रोल होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, राइटिंग इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। तो जो कंटेंट राइटर होता है भाई, उसका यही कार्य होता है कि वो अच्छा कंटेंट बनाए। समझ में आ गया आपको। और अच्छा कंटेंट क्या होगा, जो लोगों को सूचना प्रदान करे, लोगों को चीज़ों को अच्छे से समझा सके, तो यही होगा राइटिंग द इन्फॉर्मेटिव कंटेंट से संबंधित होता है। 9 नंबर प्रश्न की बात करें, कंटेंट राइटर हेल्प इंप्रूव एक कंपनी। तो कंटेंट राइटर कंपनी के किस क्षेत्र को सुधारने में मदद करता है, तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑनलाइन प्रेजेंस को, ऑनलाइन उपस्थिति को सुधारने में मदद करता है। तो इसका सही क्या आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा, कंटेंट राइटर कंपनी के किस क्षेत्र को सुधारने में मदद करता है, कि भाई कोई भी कंपनी है अगर उसको ऑनलाइन अपना वर्ल्ड में अपनी आगे बढ़ना है, ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट को चलाना है, तो उसको क्या होगा, अच्छा कंटेंट बनाना होगा। और अच्छा कंटेंट कौन बनाएगा, अच्छा कंटेंट जो उसके पीछे लिखता है ना, जो अच्छा कंटेंट बना रहा है, जो अच्छा कंटेंट लिखेगा, राइटर होगा, वो जितना अच्छा कंटेंट लिखेगा उतने ही अच्छे आपकी रील चलेंगी, उतनी अच्छा आपका कंटेंट वीडियो फॉर्मेट में चलेगा या फिर ऑडियो फॉर्मेट में चलेगा। तो कोई भी मूवी, आप मूवी से समझ लो, कोई मूवी की कंपनी है, समझ में आ गया, जैसे धर्मा प्रोडक्शन मान लो जो मूवी बनाता है, अब उसमें अगर अच्छी मूवी चलेगी तभी तो धर्मा प्रोडक्शन बढ़िया चलेगा। तो उसमें राइटर है, वो जितनी अच्छी मूवी की राइटिंग करेगा उतना ज़्यादा अच्छी मूवी चलेगी, जितनी अच्छा मूवी चलेगी उतनी कंपनी बढ़िया चलेगी। तो यही होता है ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए, ऑनलाइन उपस्थिति, ऑनलाइन अपनी दुनिया में व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको कंटेंट राइटर को अपना कंटेंट है उसको इम्प्रूव करना होता है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, व्हाट इज वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंटेंट राइटर। एक कंटेंट राइटर की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है, तो क्या होती है, क्रिएटिंग द मार्केटिंग कंटेंट। तो एक मुख्य, भाई अगर कोई कंपनी वालों ने हायर कर रखा है कंटेंट राइटर को, तो उसका काम क्या है, भाई अच्छी मार्केटिंग करना, जितनी ज़्यादा मार्केटिंग अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा उसका व्यापार अच्छा चलेगा कंपनी का। कंटेंट राइटर मस्ट इंश्योर कंटेंट इज, कंटेंट राइटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कंटेंट कैसा हो। तो देखो कंटेंट राइटर को कैसा कंटेंट बनाना होगा, एक तो क्रिएटिव हो, कुछ अलग प्रकार का हो, दूसरों को आप कॉपी करने लगे तो लोग बोर हो जाएंगे कि भाई वैसा वैसा ही कंटेंट देख रहे हैं हम तो। लेकिन अगर आपने कुछ अलग क्रिएटिव तरीके का बनाया, अनोखा बनाया, तो इससे क्या हो, लोगों को लगेगा भाई ये तो कुछ अलग बना रहे हैं। और एसईओ फ्रेंडली, और ऐसा कंटेंट बनाओ जो ट्रेंडिंग में हो, जो इस समय अच्छे से चल रहा हो और सर्च में आए बार बार। समझ में आ गया ना। तो यही है जो आज के समय जो अगर सॉन्ग चल रहा हो उससे संबंधित हो गया, कोई कीवर्ड अच्छे से चल रहा हो, कोई चर्चा में कोई मुद्दा हो, उस प्रकार का कंटेंट अगर आप बनाओगे तो ज़्यादा चलता हो। एक कंटेंट राइटर कंक्लूड द रिसर्च टू। तो कंटेंट राइटर शोध करता है, तो किस चीज़ की शोध करता है, इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट एक्यूरेट एंड यूजफुल कंटेंट। तो वो क्या करेगा, एक कंटेंट राइटर का क्या कार्य होता है, वो अपना जो कंटेंट है उसको एक्यूरेट तरीके से, सटीक तरीके से
बनाने के लिए क्या करता है, रिसर्च करता है। अब मुझे पढ़ाना है आपको, मैंने पीडीएफ बनाई तो मैंने रिसर्च क्यों की कि आपके लिए अच्छे से बेहतर कंटेंट बना सकूं जो रिलेवेंट, जो आपकी कल एग्जाम है, परसों जब भी आपकी एग्जाम हो, जब वीडियो देख रहे हो आपके एग्जाम में प्रश्न आने चाहिए आपके लिए, तभी तो वीडियो देख रहे हो, वरना तो क्या महत्व है। समझ में आ गया ना। तो यही है, आपको एकदम सटीक रिलेवेंट कंटेंट बनाने के लिए, एक्यूरेट कंटेंट बनाने के लिए क्या करता है एक कंटेंट राइटर, वो रिसर्च करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 13 नंबर प्रश्न है, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग इज द जॉब ऑफ। तो एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग की जॉब किसकी होती है, कंटेंट राइटर की जॉब होती है। तो एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग क्या होती है, एडिटिंग तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा आपको जिसको ये पता नहीं हो कि एडिटिंग होती क्या है, लेकिन प्रूफ रीडिंग में बता देता हूँ क्या होती है। प्रूफ रीडिंग होती है जैसे कि आपने स्कूल के अंदर क्या किया होगा, आप अब एग्जाम देने जाते हो डिस्क्रिप्टिव वाला, आपने पूरा पेपर कर लिया, फिर क्या करते हो, पूरा पेपर करने के बाद में एक बार फिर से पढ़ते हो सारे पेपर को, कहीं मैंने कोई तो गलती नहीं छोड़ दी है, कोई मेरा प्रश्न तो नहीं छूट गया गलती से, कोई मैंने प्रश्न आधा छोड़ दिया था, सोचा था कि बाद में जाके करूंगा, वो तो नहीं छोड़ दिया। तो आप क्या करते हो, सारे पेपर को फिर से रीड करते हो, तो उसी को क्या कहा जाता है, प्रूफ रीडिंग कहा जाता है। कोई भी चीज़ है एडिटिंग के बाद में, कोई भी कंटेंट होता है उसमें एडिटिंग के बाद में प्रूफ रीडिंग की जाती है, मतलब एक बार सारे कंटेंट को फिर से देख लो, कहीं पर कोई गलती तो नहीं रह गई है, कोई भी एडिटिंग फिर से करने की जरूरत नहीं है, और इम्प्रूव क्या किया जा सकता है कंटेंट को, उसको प्रूफ रीडिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये किसकी काम होता है, ये कंटेंट राइटर का ही काम होता है। व्हाट स्किल इज इंपॉर्टेंट फॉर ए कंटेंट राइटर। तो एक कंटेंट राइटर के लिए कौन सा कौशल जरूरी होता है, तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा, कम्युनिकेशन स्किल। संचार कौशल है वो एक कंटेंट राइटर के लिए एक जरूरी स्किल होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो सही आंसर होगा। भाई कोई भी कंटेंट राइटर है उसकी कम्युनिकेशन स्किल जितनी बेहतर होगी। अब एक बात बताओ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मेरा भी कंटेंट बनाने का ही कार्य एक तरीके का, तो अगर मैं आपको अच्छे से चीजें समझा ही नहीं पा रहा हूँ, आप जो मेरे से पढ़ रहे हो वो मैं अच्छे से एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा, तो क्या महत्व है मेरे पढ़ाने का। समझ में आ गया। कोई कंटेंट बना रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, तो वो अगर आपको अच्छे से चीज़ों को समझा ही नहीं पा रहा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल ही बेहतर नहीं है, उसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं है चीज़ों का, तो वो क्या एक बेहतर कंटेंट राइटर बन सकता है, क्या वो बेहतर कंटेंट बना सकता है, नहीं बना सकता है। तो यही है, एक कंटेंट राइटर को कम्युनिकेशन स्किल, संवाद की जो कला होती है, वो संचार कौशल है, वो अच्छा होना चाहिए। अगले वाले प्रश्न की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंटेंट राइटर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो इनमें से कौन से कार्य के लिए जो कंटेंट राइटर है वो आपका उत्तरदायित्व नहीं होता है। तो किस पे नहीं होता है, मॉनिटरिंग द वेबसाइट ट्रैफिक। तो वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, इस चीज़ के लिए जो आपका कंटेंट राइटर है वो जिम्मेदार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये काम टेक्निकल टीम का होता है। समझ में आ गया ना, कितना कंटेंट आ रहा है, एसईओ करना, ये सब चीज़ काम किसका होता है, ये टेक्निकल टीम का होता है कोई भी कंपनी के अंदर। उसके अलावा ब्लॉग पोस्ट लिखना, ब्लॉग पोस्ट होते हैं जो आपके वेबसाइट पे, कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो उस पर जो कंटेंट लिखा गया उसको ब्लॉग पोस्ट के नाम से जाना जाता है। राइटिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्टिव, तो कोई भी उन्होंने प्रोडक्ट वगैरह बनाया है उस पर डिस्क्रिप्शन लिखेगा। क्यों, क्योंकि भाई वो जितना बेहतर डिस्क्रिप्शन लिखेगा वो उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट को ज़्यादा लोग जानेंगे। तो यही है, कंटेंट राइटिंग से संबंधित आ गया। क्रिएटिंग सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह डालना भी कंटेंट क्रिएटर का कार्य होता है, कंटेंट राइटर का कार्य होता है। तो आपकी यूनिट फर्स्ट मुझे उम्मीद है कि रिवाइज हो गई, इससे बाहर आने वाली नहीं है चीज़ें, ये समझ लो जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहीं से आपके सामने प्रश्न देखने को मिलेंगे। काफ़ी बच्चों का सवाल होता है, सर हमें और भी क्लासेस देखनी है, तो आपके और क्लासेस कहाँ पर मिलेंगी। तो सारा का सारा कोर्स मैंने कंटेंट राइटर से संबंधित करा रखा है। आपको सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल पे आना और वहाँ पे सर्च करना है यूनिवर्सिटी चैंपियन। अच्छे से आप स्पेलिंग देख लो, या आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने ऐसा यूट्यूब चैनल खुल के आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब का बटन दिखेगा पास में, उसको सब्सक्राइब कर देना है, और यहाँ पर प्लेलिस्ट वाला सेक्शन देखने को मिलेगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। हाँ, आपको नीचे की तरफ जाना है इसमें, और उसके बाद में आपको यहाँ पर कंटेंट राइटिंग की आपको एक अलग से पीडीएफ प्लेलिस्ट बनी हुई देखने को मिलेगी। तो ये रही आपकी कंटेंट राइटिंग की पूरी प्लेलिस्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो सारे के सारे आपके जितने भी वीडियो हैं ये आपको देखने को मिल जाएंगे। आप इनमें से पढ़ के चले जाना अच्छे से। अब बात करेंगे अपन यूनिट नंबर 2 की तरफ।
व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द कंटेंट राइटिंग प्रोसेस। तो कंटेंट राइटिंग प्रोसेस में पहला कदम क्या होता है। तो आप कोई भी कंटेंट बना रहे हो किसी भी प्रकार का, तो उसमें पहला कार्य क्या करना होता है आपको। तो मैं कोई भी कंटेंट बनाऊंगा तो उसमें पहला कार्य क्या करूंगा भाई, मैं आपको पढ़ाने से पहले क्या करता हूँ, पूरी रिसर्च करता हूँ भाई ये सिलेबस होने वाला है, इससे संबंधित मुझे ये चीज़ पढ़ानी है और इसका सिलेबस से संबंधित आपकी जो कौन सी एक्सरसाइज है वो इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पिछले सालों में ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो यही होता है, रिसर्च करता है इंसान और उससे संबंधित प्लानिंग करता है। तो यही होता है कंटेंट राइटिंग के प्रोसेस में इंसान रिसर्च और प्लानिंग का कार्य करता है। अब 2 नंबर प्रश्न की बात करूं, एडिटिंग मेनली इन्वॉल्व्स, संपादन मुख्यतः किससे संबंधित होता है। तो किससे संबंधित होता है, आपको एडिटिंग में क्या किया जाता है भाई, आप कोई भी फोटो अपनी अपलोड करते हो तो उसमें एडिटिंग करते हो तो क्या करते हो, उसमें कोई भी गलत कोई भी मतलब आप चीज़ नहीं डालना चाहते हो, जो चीज़ आप एक्स्ट्रा हो गया है, कोई भी एक्स्ट्रा कंटेंट है उसको रिमूव करने का कार्य किया जाता है। तो ये होता है चेकिंग एंड इम्प्रूव द कंटेंट स्ट्रक्चर। तो कोई भी कंटेंट होता है उसके जो उसमें जांच करके आपको उसको सारी चीज़ों को चेक करके फिर से सुधार कर अपलोड करते हो। प्रूफ रीडिंग इज डन टू, तो प्रूफ रीडिंग क्यों की जाती है। तो आपको पता भाई, मैंने आपको बताया था प्रूफ रीडिंग आखिर में की जाती है सारी चीज़ों को सही करने में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फिक्स द ग्रामर एंड द स्पेलिंग एरर। तो व्याकरण और वर्तनी की गलतियों को सुधारने के लिए आप क्या करते हो, प्रूफ रीडिंग की जाती है। तो यही होता है, आपको ग्रामर से संबंधित जो ग्रामर है और स्पेलिंग से संबंधित एरर होते हैं उनको सुधारने के लिए हमारा काम क्या होता है, प्रूफ रीडिंग करते हैं। जैसे आपने पूरा का पूरा एक पैराग्राफ लिखा है, समझ में आ गया। जैसे आपको प्रिंसिपल, आपके जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनको क्या करना है, आपको एक लेटर देना है, तो आप क्या करोगे, उसमें पूरा का पूरा चीज़ों को लेटर लिखा। अब आखिर में क्या करोगे, उसमें देखोगे कि कोई ग्रामर की गलती तो नहीं की गई है, फिर से पढ़ोगे ना आप सारे को, तो उसी को क्या कहा जाता है, प्रूफ रीडिंग को कहा जाता है। और इंटरनेट पे भी यही होता है, ग्रामरली के द्वारा आप उस सारी ग्रामेटिक जो गलतियाँ उनको सही कर सकते हो। 4 नंबर प्रश्न की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रूफ रीडिंग। तो प्रूफ रीडिंग का हिस्सा नहीं होता है। तो प्रूफ रीडिंग में क्या की जाती है, ग्रामर का करेक्शन किया जाता है, कीवर्ड पे रिसर्च किया जाता है, भाई मुझे कौन से कीवर्ड है उसको इस कंटेंट से संबंधित लगाना है। स्पेलिंग में करेक्शन किया जाता है, भाई जो स्पेलिंग जो है उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं आ गया, कोई चीज़ें तो नहीं आ गई हैं। तो यही होता है, ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन इसमें क्या नहीं आता है, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड से संबंधित जो चीज़ें हैं वो रिसर्च करके इससे संबंधित नहीं होती हैं। अगले वाला प्रश्न है, व्हाई इज एडिटिंग इंपॉर्टेंट इन कंटेंट राइटिंग। तो कंटेंट राइटिंग में संपादन क्यों जरूरी होता है। तो आपको पता भाई एडिटिंग क्यों जरूरी होती है। एडिटिंग इसलिए होती है ताकि कोई गलतियों को, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा कंटेंट है जो जरूरी नहीं है उसको अपन हटा देते हैं और उसको और बढ़िया और इंगेजिंग बना सकते हैं। समझ में आ गया ना, तो और सटीक तरीके से, अट्रैक्टिव तरीके से कैसे दिखा सकते हैं। ये होता ना, आप फोटो अपलोड करते हो तो एडिटिंग में क्या करते हो, फिल्टर वगैरह लगा लेते हो, उसका जो ब्राइटनेस बढ़ा देते हो, इन्हेंसमेंट कर देते हो ताकि वो फोटो है और बढ़िया दिखे। यही होता है, इसीलिए उसमें कंटेंट राइटिंग में भी एडिटिंग का कार्य यही होता है। अगले वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मल राइटिंग स्टाइल। तो फॉर्मल, देखो 2 प्रकार की राइटिंग स्टाइल होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल कौन सी होती है, औपचारिक। औपचारिक क्या होती है, औपचारिक होती है कि जैसे जो आप अपने से बड़ों को कोई लिख रहे हो, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हो, आप कोई अपने जो आपका कोई अधिकारी होता है उसको अगर आप कोई भी लेटर लिखते हो, ईमेल लिखते हो, कोई कंपनी का एचआर है उसको लिख रहे हो, तो वो फॉर्मल होता है, औपचारिक, जिसमें आप कोई समस्या का, कोई उत्पाद के बारे में बता रहे हो, तो वो होता है फॉर्मल। और इनफॉर्मल में कौन सी जानकारी होती है, अनौपचारिक में कौन सी जानकारी होती है, अनौपचारिक में होती है जो अपने दोस्तों के साथ आप बातचीत कर रहे हो, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वालों के साथ, वो इनफॉर्मल जानकारी में आता है। तो अब इसमें पूछा है कि फॉर्मल राइटिंग किससे संबंधित होती है, तो कैसी होगी, एकेडमिक होगी यहाँ पर। तो एकेडमिक जो राइटिंग होती है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित होती है, वो कैसी होती है, औपचारिक लेखन होती है। तो स्लैंग हो गया, स्लैंग जो आप बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा को स्लैंग बोला जाता है। कन्वर्सेशनल ब्लॉग, जो आपस में बातचीत करते हैं वो वाले ब्लॉग हो गए, मीम कैप्शन हो गए, ये सब किससे होते हैं, अनौपचारिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। इनफॉर्मल राइटिंग इज जनरली यूज टू, तो इनफॉर्मल अनौपचारिक जो लेखन होता है उसका प्रयोग मुख्यतः कहाँ पर होता है, सही आंसर क्या होगा, ब्लॉग पोस्ट एंड पर्सनल मैसेज। तो ब्लॉग पोस्ट हो गई और जो पर्सनल मैसेज हो गया उसके अंदर इनफॉर्मल राइटिंग उसको उपयोग में लिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होगा। आपको जो ब्लॉग हम पोस्ट करते हैं, जो पर्सनल मैसेज करते हैं, वो किस में आते हैं, अनौपचारिक में आते हैं, अनौपचारिक में आते हैं। तो मैंने बताया था ना, आपको व्यक्तिगत जानकारियों से संबंधित कोई भी चीज़ें होंगी, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, वो अनौपचारिक के अंतर्गत आती हैं।
8 नंबर प्रश्न है विच राइटिंग स्टाइल इज बेस्ट फॉर स्टोरी टेलिंग। तो कहानी कहने के लिए सबसे कौन सी लेखन कला सबसे उपयुक्त है? तो कौन सी होती है? डिस्क्रिप्टिव होती है ना, वो लेखन कला सबसे बढ़िया होती है, वर्णनात्मक होती है। तो कहानी कहोगे तो आप ऐसा नहीं कि भाई कहानी आपने शुरू की और 2 मिनट में खत्म कर दी। तो कहानी के लिए आपको क्या करना, क्या किया जाता है? पूरा का पूरा प्लॉट है उसको तैयार करना होता है। प्लॉट मतलब कहानी के पात्रों को इस्टेब्लिश करना होता है, फिर उसको कहानी को बताना होता है। तो मैं एक और उदाहरण से समझाऊंगा। देखो, एक होती है फिल्म और वेब सीरीज। तो आपको पता है लोग फिल्म से ज़्यादा वेब सीरीज देखना क्यों पसंद करते हैं? इसलिए देखते हैं क्योंकि उसमें जो स्टोरी होती है ना वो बहुत लंबी चौड़ी होती है, 7-8 एपिसोडों का या उससे ज़्यादा की होती है। तो इसमें क्या होता है, जो कैरेक्टर होते हैं उनको अच्छे से दिखाया जाता है, अच्छे से चीज़ें समझाई जा सकती है। मूवी में वही चीज़ें 2-3 घंटे में बतानी होती हैं, तो क्या होता है, सारी चीज़ें अच्छे से समझाई नहीं जा सकती हैं। तो इसीलिए लोग वेब सीरीज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये भाई मूवी हो गई चाहे वेब सीरीज हो, सब होती तो स्टोरी है ना, कहानी होती है ना। तो यही होता है, वो स्टोरी होती है, वो कैसी होनी चाहिए? डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, वर्णनात्मक होगी। जितनी ज़्यादा वर्णनात्मक होगी उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ऐसे नहीं कि इतना वर्णनात्मक बता दिया बस वर्णन ही हो रहा है, निष्कर्ष निकल ही नहीं रहा है, तो सारे दर्शक क्या हो जाएंगे? बोर हो जाएंगे। वर्णनात्मक तो होनी चाहिए लेकिन एक हद तक होनी चाहिए। सॉरी, निर्णात्मक बोल रहा था, वर्णनात्मक। परसेसिव राइटिंग इज यूज इन। प्रेरणादायक लेखन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? पाठकों को समझने के लिए। तो अगर आप मोटिवेशन कर रहे हो, मोटिवेट या परसेसिव राइटिंग कर रहे हो, तो वो किस लिए करते हो? अपने जो आपके पाठक है, जो आपके पढ़ने वाले हैं, उनको किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, इस चीज़ को जानने के लिए करते हैं अपन। अगले वाला प्रश्न है टेक्निकल राइटिंग इज यूजुअली। तो तकनीक लेखन सामान्यतः किससे जुड़ा होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इन्फॉर्मेशन एंड प्रिसाइज। सूचनात्मक और सटीक जानकारी देने के लिए आपका जो तकनीक लेखन है वो जुड़ा होता है। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा। आपको जो सूचनाएं दी जाती हैं कोई भी चीज़ से संबंधित हो गई, और जो एकदम सटीक कंटेंट देने के लिए आपको तकनीक लेखन का उपयोग में किया जाता है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, विच ऑफ दीज इज अ फॉर्म ऑफ वेब कंटेंट राइटिंग। तो वेब कंटेंट राइटिंग का मुख्यतः रूप कौन सा होता है? तो वेब कंटेंट कौन होता है? जो इंटरनेट पे पोस्ट किया जाता है जो कंटेंट, उसको वेब कंटेंट के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वेबसाइट, ब्लॉग पोस्ट होते हैं वो आपको किससे संबंधित होते हैं? वेब कंटेंट से होते हैं। तो वेबसाइट वगैरह से संबंधित जो लगभग कंटेंट होता है उसको वेब कंटेंट बोला जाता है। इंटरनेट पे जो कंटेंट अपलोड होता है, रील हो गई, यूट्यूब पे वीडियो हो गई, इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो गई, फेसबुक पे हो गई, जितना भी कंटेंट इंटरनेट पे होता है उसी को किसके नाम से जाना जाता है? वेब कंटेंट के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया ना? वेब मतलब इंटरनेट ही होता है। प्रिंट कंटेंट इंक्लूड। तो प्रिंट कंटेंट कौन सा होता है? प्रिंट कंटेंट होता है जो कंटेंट हम जो प्रिंटर के द्वारा निकालते हैं, ऐसे समझ लो। समझ में आ गया? जैसे न्यूज़पेपर प्रिंटर से निकलता है, मैगजीन वगैरह इंटरनेट उससे निकलती हैं। तो जो फिजिकल चीज़ें होती हैं जो कागज़ पे छपी होंगी और प्रिंटर से निकाली गई, उसको प्रिंट कंटेंट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कौन सी होंगी? आपकी अखबार और किताबें हैं। ये कौन से कंटेंट का भाग होते हैं? प्रिंट कंटेंट का भाग होते हैं। बाकी वेबसाइट हो गई, मोबाइल ऐप हो गया और पॉडकास्ट हो गया, ये कौन सा कंटेंट है? ये सारा का सारा वेब कंटेंट होता है। क्यों? सारा का सारा इंटरनेट पे उपलब्ध होती हैं सारी चीज़ें, या कोई नेटवर्क पे उपलब्ध होती हैं। वेब कंटेंट मस्ट बी ऑप्टिमाइज। तो वेब कंटेंट को किसके लिए अनुकूलित किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? एसईओ फ्रेंडली, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होगा? जैसे मैंने वीडियो बनाया तो इसमें जो मैंने थंबनेल लगाया वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, मैंने जो डिस्क्रिप्शन लिखा वो बढ़िया होना चाहिए, उसमें जो टाइटल दिया है, हेडिंग दिया है, वो बढ़िया होनी चाहिए। तो ये होता है एसईओ से संबंधित। जितना ज़्यादा थंबनेल बढ़िया होगा उतने ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे, जितना ज़्यादा टाइटल होगा संबंधित टाइटल। अब कंटेंट राइटिंग का पेपर है और मैं उस पर साइबर लॉ एंड एथिक्स लिख दिया, समझ में आ गया ना? बीएससी वैल्यू एडेड कोर्स का एक कोर्स होता है साइबर लॉ एंड एथिक्स। तो अब आप बताओ क्या अब उस पर लोग कौन आएंगे? साइबर लॉ एंड एथिक्स के पढ़ने वाले। लेकिन पढ़ा तो मैं कंटेंट राइटिंग रहा हूं, तो क्या वो वीडियो चलेगा? नहीं चलेगा। तो आप जिससे संबंधित कंटेंट बना रहे हो उससे संबंधित क्या आपको कीवर्ड्स का उपयोग करना होता है। जैसे आपका समझ लो आपका कॉलेज के एग्जाम है, तो जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी कॉलेज एग्जाम 2025, राजस्थान यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड, यही तो सब चीज़ें आप सर्च करते हो। तो इसी को क्या कहा जाता है? एसईओ के नाम से जाना जाता है। विच टाइप ऑफ कंटेंट इज अपडेटेड मोर फ्रिक्वेंटली। तो सबसे ज़्यादा कंटेंट जल्दी जल्दी अपडेट कौन सा होता है? वेब कंटेंट। तो आपको पता है भाई इंटरनेट पे कोई भी कंटेंट होता है वो समय के साथ बदलता रहता है। आज कोई रील कौन सी ट्रेंडिंग में चल रही है, आज कौन सा वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है, कल दूसरा चल जाएगा, परसों तीसरा। तो ये ट्रेंड है वो चेंज होते रहते हैं वेब कंटेंट में। अगले वाला प्रश्न है विच वन इज ए की फीचर ऑफ प्रिंट कंटेंट। तो प्रिंट कंटेंट की मुख्य विशेषता क्या होती है?
परमानेंट एंड टेंजिबल फॉर्म, तो प्रिंट कंटेंट क्या होता है, स्थायी होता है और ठोस स्वरूप में होता है। मतलब एक बार वो कंटेंट बन गया तो वो स्थायी तो फॉर्म में रहता है, जल्दी से उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब बात करेंगे अपन यूनिट नंबर 3 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग फॉर्मेट, तो इनमें से कौन सा कंटेंट राइटिंग का फॉर्मेट का टाइप है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ब्लॉग लेखन है। वो किससे संबंधित है, आपका कंटेंट राइटिंग के प्रारूप से संबंधित होता है। समझ में आ गया ना, तो कंटेंट राइटिंग से संबंधित ही होता है आपका ब्लॉग लेखन। प्रेस रिलीज आर यूजुअली रिटन इन, तो प्रेस की जो विज्ञप्तियां होती हैं वो आमतौर पर किस में लिखी जाती हैं, तो आपको पता है प्रेस मतलब प्रेस क्या होता है, जो प्रेस होती है, जो आपका जो न्यूज़पेपर होते हैं ना, जो ये चैनल हो गए जितने भी इंटरनेट पे चलते हैं, उनको प्रेस के नाम से जाना जाता है। तो उन पे अगर आप कोई विज्ञप्ति दे रहे हो, उनको कोई आप सूचना दे रहे हो, तो वो कैसी होगी, आप अपने दोस्त की तरह थोड़ी बताओगे, आप ऐसे बताओगे जैसे कि कोई अधिकारी हो गया वो देगा, कोई नेता होगा वो देगा जानकारियों को। तो समझ में, औपचारिक भाषा में वो चीज़ें दी जाती हैं। समझ में आ गया, सूचना के रूप में और औपचारिक भाषा में वो सारी चीज़ें डाली जाती हैं। अगले वाला प्रश्न है, विच फॉर्मेट इज द बेस्ट सुटेड फॉर स्टोरी टेलिंग, तो कहानी लिखने का सबसे अच्छा प्रारूप कौन सा होगा, तो मैंने पहले बता दिया नैरेटिव फॉर्मेट है, वो सबसे क्या होता है, आपका सबसे उपयुक्त प्रारूप होता है नैरेटिव, जो नरेशन के रूप में जो चीज़ें वर्णनात्मक रूप से बताई जाती हैं उस तरीके से। 4 नंबर प्रश्न की बात करूं, ऐसे कंटेंट इज डिजाइन फॉर, तो ऐसे कंटेंट से संबंधित किस प्रकार डिजाइन की जाती हैं, तो सर्च इंजन रैंकिंग, तो सर्च इंजन पे जैसे आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च किया बेस्ट 5 यूनिवर्सिटी इन राजस्थान, तो जो आपके सामने वेबसाइट दिखाई दे रही हैं टॉप 5 या टॉप 10 जो आती हैं, वो क्या गूगल पे रैंकिंग में टॉप कर रही हैं। अब वो क्यों करेंगी, क्योंकि उसमें जितना ज़्यादा कंटेंट है, जो आपने सर्च किया, जो आपने कीवर्ड सर्च किया है, जो वर्ड आपने सर्च किए हैं, वो उसमें जितने बार आ रहा है, जितना ज़्यादा गूगल को लगा कि भाई ये बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवा रही है, इससे संबंधित जो यूजर हैं वो आए, वो ज़्यादा देर उस पर टिके रहे, तो क्या होगा, उसी हिसाब से सर्च पे गूगल पे रैंकिंग बनती है। समझ में आ गया, वो कैसे बनती है, जितना ज़्यादा एसईओ बढ़िया होगा। ऐसे भी समझ में नहीं आए तो ऐसे समझ लो, कोई भी दुकान है आपके गांव में, है ना, सबसे ज़्यादा ग्राहक कौन सी दुकान पे जाते हैं, पहली बात जहाँ पर अच्छी क्वालिटी का सामान मिलेगा। समझ में आ गया। दूसरी बात यह है, अच्छी क्वालिटी का तो सामान मिल रहा है लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, तो जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी हुई उसी दुकान पे ज़्यादा लोग जाते हैं। तो इंटरनेट आम दुनिया होती है, जो हमारी फिजिकल वर्ल्ड होता है, वहाँ पर तो अपन क्या करते हैं, पोस्टर वगैरह लगाकर, पंपलेट वगैरह लगाकर क्या करते हैं, लोगों को बता देते हैं। लेकिन ऑनलाइन में तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ऑनलाइन में क्या होता है, कीवर्ड को सर्च किया जाता है, और वो कीवर्ड किसके द्वारा ट्रैक किए जाते हैं, एसईओ के द्वारा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा ट्रैक किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, सर्च इंजन रैंकिंग के द्वारा हमारा इसमें चीज़ों को किया जाता है। अगले वाला प्रश्न है, व्हाइट पेपर आर ए टाइप ऑफ, तो श्वेत पत्र किस प्रकार का कंटेंट होता है, तो किस प्रकार का होता है, टेक्निकल एंड रिसर्च बेस्ड कंटेंट होता है। तो व्हाइट पेपर जो आपका मतलब कोई भी श्वेत पत्र होता, कोई भी कंपनी होगी उसके बारे में उसका पूरा लेखा जोखा दिया जा रहा है, उसको व्हाइट पेपर बोला जा रहा है। तो उसमें क्या होगा, आपको टेक्निकल सारी तकनीक से संबंधित कोई भी जो कंटेंट होता है उसको व्हाइट पेपर कंटेंट से संबंधित होता है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, व्हाट इज द मोस्ट एसेंशियल स्किल फॉर द कंटेंट राइटर, तो एक कंटेंट राइटर के लिए सबसे आवश्यक स्किल कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग ग्रामर एंड लैंग्वेज। तो आपको जो ग्रामेटिकली जो चीज़ों को यूज कर रहे हो वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे ग्रामेटिकली आप चीज़ों को समझा सकते हो, अच्छी वोकेबलरी होगी आपकी, अच्छी भाषा पर पकड़ होगी, तो आप क्या होगा, उतना ही अच्छा कंटेंट को लोगों को समझा पाओगे। विच ऑफ दीज इज ए सॉफ्ट स्किल हेल्पफुल इन कंटेंट राइटिंग, तो कंटेंट राइटिंग में कौन सा सॉफ्ट स्किल सहायक होती है, तो कौन सी होती है इसमें से, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन है, रचनात्मकता और कल्पना है वो आपकी कंटेंट राइटिंग में सबसे सहायक सॉफ्ट स्किल होती है। 8 नंबर प्रश्न की बात करूं, विच स्किल हेल्प इन मेकिंग कंटेंट मोर डिस्कवरेबल, तो डिस्कवरेबल मतलब क्या होगा, कोई भी कंटेंट आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पा रहा है, वेब पर कंटेंट को खोज योग्य बनाने के लिए कौन सा कौशल सहायक होता है, तो कौन सा सहायक होता है, एसईओ का नॉलेज होना चाहिए, एसईओ का ज्ञान होना चाहिए। एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लोग कौन से कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, उस प्रकार के कीवर्ड को अपने कंटेंट में ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है। समझ में आ गया, तो उसी को क्या कहा जाता है, आपको एसईओ नॉलेज के बारे में जाना जाता है। गुड कंटेंट शुड बी, तो अच्छा कंटेंट कैसा होना चाहिए, क्लियर, रिलेवेंट एंड वैल्यूएबल, मतलब समझ में आना चाहिए लोगों को, रिलेवेंट होना चाहिए, आपसे संबंधित होना चाहिए, और वैल्यूएबल मतलब लोगों को कुछ वैल्यू प्रोवाइड होनी चाहिए, लोगों को कुछ मूल्यवान चीज़ें वो पता चलनी चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा,
स्पष्ट होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए और वैल्यूएबल होनी चाहिए। 10 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेंस द राइटिंग टोन एंड वॉइस। तो निम्नलिखित में से कौन लेखन शैली और टोन सुधारता है। तो कौन सुधारता है? अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंस, तो लक्षित पाठक को समझना। तो कंटेंट राइटिंग कब बढ़िया होगा? तो भाई आपकी दुकान है और अगर आपकी दुकान पे किस प्रकार का ज़्यादा अगर जो प्रोडक्ट है वो बिकेंगे, कब बिकेंगे? जब आप अपने ग्राहकों को समझ पाओगे कि वो कौन सा ग्राहक है, वो ज़्यादा चीज़ें क्या खरीद रहा है, तो वही चीज़ें आप ज़्यादा लोगे, उस पर सेल वगैरह डालोगे, उस पर ऑफर वगैरह दोगे, तो क्या होगा? आपका जो ज़्यादा लोग आपकी दुकान पर आएंगे। तो यही होता है इंटरनेट पर भी। अगर आप अपने ऑडियंस हैं, जैसे मेरे पढ़ने वाले बच्चों को जरूरत है कंटेंट राइटिंग की और मैं उस पर ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, तो क्या होगा? वो उससे क्या होगा? जो मेरे पाठक है उसके बारे में मुझे पता चल रहा है और उसी से ज़्यादा किससे ज़्यादा लोग मुझसे इंगेज हो रहे हैं। तो यही होता है कि आप अपने टारगेट ऑडियंस है, जो आपकी ऑडियंस है, जो आपसे संबंधित कंटेंट की मांग करे, उसको आप टारगेट करके कंटेंट बनाओगे तो आपका क्या होगा? आपका जो कंटेंट भी सुधरेगा और आपकी टोन भी सुधरेगी। व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग द हाई क्वालिटी कंटेंट। तो आपको उच्च गुणवत्ता का कंटेंट बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लान एंड रिसर्च। आपके पास एक अच्छा प्लान होना चाहिए, आपके पास एक अच्छी रिसर्च होनी चाहिए। तो आपके पास एक अच्छा प्लान और रिसर्च होगा तो आप क्या कर सकते हो? एक अच्छा हाई क्वालिटी का कॉन्टेंट है वो प्रोड्यूस कर सकते हो। समझ में आ गया? तो आपने रिसर्च किया अच्छे से और उसको कंटेंट बनाया, तो जितना ज़्यादा अच्छे से रिसर्च करके कंटेंट बनाओगे उतना ही ज़्यादा लोगों को हेल्पफुल लगेगा। अब जैसे मैंने अच्छे से रिसर्च किया कि भाई प्रीवियस ईयर में पेपर में पर्सन कैसे आ रहे हैं, आपको किस प्रकार के कंटेंट में कैसे एग्जांपल देने हैं, किस प्रकार के एमसीक्यू मुझे बनाने हैं, तो इस प्रकार के कंटेंट पे अगर मैं कार्य करूंगा तो वो क्या होगा? हाई क्वालिटी कंटेंट की श्रेणी में आएगा। उतने ज़्यादा पर्सन एग्जाम में आएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी मदद होगी। तो रिसर्च बहुत ज़्यादा जरूरी होती है कोई भी कंटेंट राइटिंग के अंतर्गत। अपडेटिंग आउटडेटेड कंटेंट इज, तो पुराने कंटेंट को अपडेट करना क्या होता है? तो ये क्या होता है? अगर आप पुराने कंटेंट को अपडेट करते रहते हो समय समय पर, तो ये क्या होती है? गुड कंटेंट स्ट्रेटजी, मतलब एक अच्छी जो कंटेंट से संबंधित रणनीति में इस चीज को माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, गुड कंटेंट स्ट्रेटजी के अंतर्गत ये सब चीजें आती हैं। व्हाट इम्प्रूव यूजर्स इंगेजमेंट इन कंटेंट, तो कंटेंट में उपयोगकर्ता की सहभागिता का क्या बढ़ाता है? तो कौन सा चीज होगी? कॉल टू एक्शन बटन। जो कॉल टू एक्शन बटन होता है वो क्या होता है? जैसे आपने आपकी कोई कपड़ों की दुकान है और आपने क्या पूरा प्रोडक्ट के बारे में बताया, हमारी दुकान में ये आजकल ऑफर आ रहा है, ये बढ़िया कपड़े आ रहे हैं, ये नई डिजाइन है, आपको चाहिए, तो क्या करना है? आपको नीचे कॉल टू एक्शन का आपने ऑप्शन डाल दिया, आपने अपने मोबाइल नंबर डाल दिया, किसी को चाहिए तो उस पर क्लिक करो, कॉल चला जाएगा और अपने ऑर्डर बुक कर दो। तो समझ में आ गया ना आपको? तो कंटेंट से क्या होगा? लोग जुड़े रहेंगे उससे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंटरेक्टिव एलिमेंट एंड कॉल टू एक्शन। रीराइटिंग कंटेंट इन योर ओन वर्ड इज कॉल्ड, तो अपने शब्दों में कंटेंट को दोबारा लिखना क्या कहलाता है? तो इसको किसके नाम से जाना जाता है? पैराफ्रेजिंग के नाम से जाना जाता है। कि अपने कंटेंट को आप नए शब्दों में, नए वातावरण के हिसाब से, नए माहौल के हिसाब से, नई ट्रेंड के हिसाब से आप चीज़ों को लिख रहे हो, उसी को किस नाम से जाना जाता है? पैराफ्रेजिंग के नाम से जाना जाता है। याद कर लो, रट लो, ये प्रश्न आएगा एग्जाम में। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट शुड वन एनालिसिस द कंटेंट परफॉर्मेंस, तो कंटेंट की प्रदर्शन का विश्लेषण क्यों करना चाहिए? टू सी दैट वर्क एंड इम्प्रूव, तो ये जानने के लिए कि ये काम कैसा करता है, इसके लिए हमें कंटेंट को क्या करना चाहिए? विश्लेषण करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ये जानने के लिए कंटेंट किस तरीके से कार्य करता है, इसके लिए हमें कंटेंट का विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है। अब काफ़ी बच्चों का सवाल आता है कि सर हमें चाहिए कंटेंट राइटिंग की जो पीडीएफ एमसीक्यू वाली जो आप पढ़ा रहे हो वैसी, और उससे संबंधित होना चाहिए रिलेवेंट कंटेंट सारा का सारा। तो आपको क्या करना है? एमसीक्यू अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, बाजार में सीरीज नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है? नीचे जो मैंने डिस्क्रिप्शन होता है ना, वहाँ पर नीचे की तरफ क्लिक करोगे, यहाँ पर तो आपके सामने टेलीग्राम का लिंक दिया, उस पर क्लिक करना आपको। जैसे क्लिक करोगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे और वहाँ पर आते हैं आपको क्या करना है? सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पे यूनिवर्सिटी चैंपियन जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे आपको सामने नीचे की तरफ आना फाइल वाले सेक्शन पे। जैसे फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सर्च करना है कंटेंट। जैसे कंटेंट सर्च करोगे तो आपके सामने एक पीडीएफ बनी हुई है कंटेंट राइटिंग एमसीक्यूज के नाम से, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे पीडीएफ खोलोगे तो यहाँ पर देख लो, इंग्लिश और हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने पूरा कंटेंट यूनिट वाइज बना रखा है। यूनिट फर्स्ट आपके सामने ये रही, और कम से कम इसमें कितना कंटेंट है? लगभग 250 से ज़्यादा एमसीक्यू मैंने करा रखे हैं। इससे बाहर आपके सामने कुछ नहीं देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? तो आप अच्छे से पढ़ लेना। जैसे ये यूनिट फर्स्ट थी, अब यूनिट सेकंड आपको यहाँ पर कहीं पर देखने को मिलेगी।
थोड़ा सा और नीचे की तरफ चले, ये रही यूनिट सेकंड। तो यूनिट वाइज एकदम सिलेबस के अनुसार मैंने सारा कंटेंट बना रखा है, इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बस आप ये वीडियो पूरा देखो और उसके बाद में ये PDF जाके पढ़ लेना, यहीं से कंटेंट आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई पेपर हो, 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों पॉलिटिकल का पेपर है, तो यहाँ पर सर्च कर सकते हो 4th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस गेस पेपर। तो यहाँ पर क्लिक किया आपने, तो यहाँ पर आपके सामने जो पूरी PDF है, नोट्स है, वो डाल रखे हैं। तो आपका जो भी पेपर हो उससे संबंधित उसको स्मॉल लेटर में जाके सर्च कर लो और पूरी की पूरी कंटेंट पढ़ लो। आप फ्री में उपलब्ध हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अब अपन बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। आपको सारा का सारा पहले वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि उसमें तो MCQ बता रखे हैं, लेकिन MCQ बेस्ड कंटेंट है वो, आप पेपर में बदल के आ सकती है भाषा। तो थ्योरी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, चीज़ें याद नहीं रहेंगी वरना आपको। तो अच्छे से वीडियो देखो, जितने मैंने वीडियो बताए थे आपको कंटेंट राइटिंग की प्लेलिस्ट के, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो भी सारे वीडियो देख लेना और फिर MCQ पढ़ लेना लास्ट में। व्हाट इज प्लेगरिज्म? तो प्लेगरिज्म क्या होता है कंटेंट राइटिंग में? तो क्या होता है, कॉपिंग समवन एल्स वर्क विदाउट क्रेडिट। तो किसी भी इंसान को श्रेय दिए बिना कोई भी आपने कंटेंट बना लिया, जैसे आपने मेरे वीडियो को लोगों को सेम सेम कॉपी करके डाल दिया, तो प्लेगरिज्म की श्रेणी में आएगा। भाई मैंने मेहनत की, रिसर्च किया, कंटेंट बनाया और आपने उसको ऐसा कैसा कॉपी करके डाल दिया। तो ये होता है किसी और के काम को कॉपी करके डाल देना, प्लेगरिज्म की श्रेणी में आता है। प्लेगरिज्म इज कंसिडर्ड, साहित्यिक चोरी क्या को माना जाता है? तो साहित्यिक चोरी किससे संबंधित होती है? नैतिक और कानूनी अपराध होता है। तो ये क्या होता है, इथिकल होती है और एक तरीके का लीगल कानूनी अपराध की श्रेणी में भी आती है। आपको सजा भी हो सकती है इस चीज के लिए, तो किसी का कंटेंट को कॉपी करते हो तो आप। अगले वाला प्रश्न है विच ऑफ दीज इज नॉट प्लेगरिज्म? तो कौन सा साहित्यिक चोरी की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पैराफ्रेजिंग विदाउट सिटेशन। मतलब कोई भी इंसान का आपने क्या क्या कंटेंट को कॉपी करके तो डाला, लेकिन साथ के साथ आपने क्या कर दिया, उसको बता दिया ये किसी का है। समझ में आ गया? तो यही साहित्य चोरी की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी आप कोई किसी की वेबसाइट को कॉपी करके बना रहे हो तो ये साहित्यिक चोरी में आएगा। किसी और के कार्य को आप जमा करा रहे हो अपने कंटेंट में तो वो भी आएगा। बिना अनुमति के कंटेंट को आप उपयोग कर रहे हो तो वो भी उसमें साहित्यिक चोरी में आएगा। अगले वाला प्रश्न है प्लेगरिज्म कैन डैमेज ए राइटर्स। तो साहित्यिक चोरी लेखक के किस चीज़ को नुकसान पहुंचा सकती है? सही आंसर होगा रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी को। तो उस इंसान की जो प्रतिष्ठा होती है और उसकी जो क्रेडिबिलिटी हो गई, रेपुटेशन हो गई, प्रतिष्ठा और जो विश्वसनीयता होती है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है वो चीज़। समझ में आ गई? तो भाई जैसे मैंने ये वीडियो बनाया और आपने डाल दिया तो आप लोगों को पता ही नहीं चला कि ये वीडियो यूनिवर्सिटी चैंपियन यूट्यूब चैनल के द्वारा बनाया गया है क्या, लेकिन आप डालते ही मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि भाई इस यूट्यूब ने सेम टू सेम आपके कंटेंट को अपलोड किया है। डायरेक्ट प्लेगरिज्म मीन्स, तो प्रत्येक साहित्यिक चोरी किससे संबंधित होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी से, कॉपिंग टेक्स्ट वर्ड टू वर्ड। आप शब्दों को ऐसे के ऐसे शब्दों को कॉपी करना किससे संबंधित होगा? आपका प्रत्येक चोरी से संबंधित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। 6 नंबर प्रश्न की बात करूं, विच टाइप ऑफ प्लेगरिज्म इन्वॉल्व द मिक्स कॉपिंग एंड ओरिजिनल कंटेंट। तो कौन सा कंटेंट है वो साहित्यिक चोरी में मूल और कॉपी किए गए कंटेंट में मिलाया जाता है? तो आपने क्या किया, किसी इंसान के कंटेंट को कॉपी भी कर लिया और अपना भी कुछ कंटेंट उसमें मिलाकर लिख दिया, तो उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? पेच वर्क प्लेगरिज्म के नाम से जाना जाता है। मतलब पेच वर्क को नहीं, जैसे आप सड़क फूट जाती है आपके गांव में तो उस पर पेच लगा दिया जाता है, उस पर जो डामर वगैरह वो डालकर उस पर थोड़ा वो चिपका दिया जाता है, उसी को पेच बोला जाता है। तो यही हुआ, आपने भी यही किया, दूसरे का कंटेंट कॉपी किया लेकिन थोड़ा बहुत अपना जो जोड़ दिया, तो इसको पेच वर्क प्लेगरिज्म के नाम से जाना जाता है। रट लो, ये ऐसे कैसी टेक्निकल टर्म देखने को मिलेंगे आपके सामने। अगले वाला प्रश्न है सेल्फ प्लेगरिज्म आत्म साहित्यिक चोरी के क्या क्या अर्थ होता है? तो क्या अर्थ होता है इसमें से? आपका रीयूजिंग योर ओन ओल्ड वर्क विदाउट डिस्क्लोजर, अपने पुराने कार्य को बिना बताए दोबारा उपयोग करना। तो आपका जो पुराना कार्य है उसको आप बिना बताए क्या कर रहे हो, वापस यूज कर रहे हो। जैसे अब मेरा पुराना वीडियो उसको मैंने री अपलोड कर दिया, तो वो किस में आएगा? सेल्फ प्लेगरिज्म में आएगा, आपने अपने कंटेंट को रीयूज किया है। अगले वाला प्रश्न है विच ऑफ दीज इज ए रूल टू अवॉइड प्लेगरिज्म। तो साहित्यिक चोरी बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? कॉपिंग फ्रीली फ्रॉम द इंटरनेट, इंटरनेट से स्वतंत्र रूप से कॉपी करना। मतलब आपको प्लेगरिज्म से बचना है तो आप इंटरनेट से क्या करोगे? इंटरनेट से फ्री कंटेंट जो उपलब्ध होता है उसको यूज कर सकते हो या अपना ओरिजिनल कंटेंट भी बना सकते हो। तो यही होता है, फ्री कंटेंट को यूज करना आपको इंटरनेट से प्लेगरिज्म से बचा सकता है। वन ऑफ द बेस्ट वे टू अवॉइड प्लेगरिज्म इज, साहित्यिक चोरी से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, पैराफ्रेज एंड द साइट्स सोर्सेज। तो पैराफ्रेज करना और स्रोतों का उल्लेख करना आपको साहित्यिक चोरी से बचा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है।
समझ में आ गया आपको। सेम टू सेम जो कंटेंट होगा उससे बचाने के लिए आपको जो पैराफ्रेज है उसको बोला जाता है। पैराफ्रेज मतलब जिस कंटेंट को आप यूज कर रहे हो ना उसका नाम दे दो। जैसे आप मेरा कंटेंट यूज किया तो आपने मेरा नाम दे दिया, तो इससे क्या लोगों को पता चल गया कि भाई ओरिजिनल कंटेंट यूनिवर्सिटी चैंपियन का था। तो यही होता है, आपको लोगों को धीरे धीरे चीज़ें पता चल जाती है उस चीज़ से। तो आपको प्लेगरिज्म से बचना है, कॉपीराइट से बचना है, तो सामने वाले का आप क्या करते हो, कंटेंट का स्रोत का नाम दे दो। जैसे कोई भी म्यूजिक वीडियो आता ना तो आप उसके नीचे जाके देखना, उसमें सब कुछ देके रखेगा, सिंगर का नाम, मॉडल का नाम हो गया, जो जिसने बीट वगैरह डाली है उसका नाम, कंपोजर का नाम, वीडियो एडिटर का नाम, जो जो जरूरी होते हैं सारा नाम उसमें डाले जाते हैं। अगला वाला, व्हाट हेल्प इन द डिटेक्टिंग द प्लेगरिज्म, तो साहित्यिक चोरी का पता लगाने किस चीज में मदद करता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल। साहित्यिक चोरी को पहचानने वाले जितने भी टूल होते हैं वो आपको किस चीज में मदद कर सकते हैं। साहित्यिक भाई ये कंटेंट पहले से अपलोड किया हुआ है नहीं किया हुआ है, इस चीज से आप पता कर सकते हो। अगले वाला प्रश्न है, विच प्रैक्टिस लीड टू ओरिजिनल कंटेंट क्रिएशन, कौन सा अभ्यास मूल्य कंटेंट निर्माण की ओर तरफ ले जाता है। तो कौन सा ले जाता है, अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग इन योर वर्ड। तो आप अपने शब्दों में किसी भी चीज़ को बनाकर लिख सकते हो, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को ओरिजिनल कंटेंट, वास्तविक कंटेंट के नाम से जाना जाता है। भाई आप खुद को दिमाग लगा के अगर चीज़ बना रहे हो तो वह ओरिजिनल ही होगी, वास्तविक ही होगी। अगले वाला प्रश्न है, री राइटिंग कॉन्टेंट यूजिंग द AI टूल्स विदाउट सिटेशन। तो AI टूल्स का कंटेंट फिर से लिखना और स्रोत न देना क्या कहलाता है, उसे भी प्लेगरिज्म के नाम से ही जाना जाएगा, स्टीले प्लेगरिज्म के नाम से जाना जाएगा। कॉपी राइटिंग इश्यू इन द कॉपी, इस टॉपिक पे पर्सन कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स। तो कॉपीराइट किसकी रक्षा करता है, ओरिजिनल क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो जो मौलिक रचनाएं हैं, जो ओरिजिनल कंटेंट होता है उसकी जो संरक्षण करने का कार्य किसका होता है, कंटेंट राइटिंग का होता है। यूजिंग कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट परमिशन इज। तो आप किसी भी इंसान का कंटेंट को कॉपी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की कॉपी कर रहे हो, जैसे मूवी वगैरह अपन देख लेते हैं ना, टेलीग्राम वगैरह से देख लेते हो आप, या फिर पहले सीडीओ वगैरह में देख लेते, तो वो भी कॉपीराइट के अंतर्गत ही आती थी वो चीज़ें, वो इलीगल होती हैं, उस पर आपको क्या हो सकती है, सजा भी हो सकती है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, इनफ्रैगमेंटेशन के नाम से जाना जाता है, उल्लंघन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट डज द फेयर यूज अलाउ। तो फेयर यूज किस चीज़ की अनुमति देता है, आपको अनुमति देता है लीगल एंड लिमिटेड यूज ऑफ कॉपीराइट कंटेंट। तो कोई भी कॉपीराइट कंटेंट है उसको आप फ्री में यूज कर सकते हो और कानूनी रूप से यूज कर सकते हो। तो ये था आपका कंटेंट राइटिंग से संबंधित कंप्लीट क्लासेज। और भी मैंने क्लासेज करा रखे हैं, जाओ उन सबको देखो। फ्री में MCQ की PDF उपलब्ध है, ऐसा कंटेंट फ्री में कहीं उपलब्ध नहीं होगा, आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी चैंपियन यूट्यूब चैनल पे ही उपलब्ध होगा। तो जाओ सारा कंटेंट पढ़ लो। तो अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना, और जैसे वीडियो लाइक करोगे तो नीचे आपके सामने आप सब्सक्राइब का बटन दिखेगा उसको भी दबा देना, और हाइप का ऑप्शन भी आने लगा है आजकल, जो लाइक के नीचे जो हाइप का ऑप्शन आता है ना उसको भी दबा देना। तो इससे क्या होता है, वो कंटेंट और ज़्यादा लोगों को शेयर होता है। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका BA BSc BCom का जो पेपर होने वाला है कंटेंट राइटिंग, उससे संबंधित मैंने MCQ की 4 से 5 क्लासेज पहले से करवा रखी हैं। तो अब मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, अब आपका पूरा थ्योरी का रिवीजन करवा रहा हूँ। काफ़ी बच्चे थ्योरी की क्लास देखते ही वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाना है। जहाँ MCQ से बात नहीं बनती है वहाँ थ्योरी से बात बनती है। पिछली बार कंप्यूटर फंडामेंटल का एक पेपर हुआ था, थ्योरी पढ़ाई थी, सबसे ज़्यादा पर्सन थ्योरी से ही आ गए थे। तो आपको ये क्लास पूरी देखनी है, इसमें मैं बता दूंगा कि कौन से टॉपिक से आपके सामने पर्सन देखने को मिलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। आपको ये क्लास आखिर में जाने से पहले एक बार जरूर से देख के जानिए। तो चलो शुरू करते हैं अपन इस वीडियो को। साथ के साथ आपको क्या करना है, इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हो, मैं अपलोड कर दूंगा। और आपको क्या करना है, लेकिन पहले वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। आप शेयर नहीं करते हो, मुझे पता अभी तक आपने शेयर नहीं किया है। आपके जितने भी ग्रुप हैं, यूनिवर्सिटी के ग्रुप हैं, उसमें ज़रूर से इस वीडियो को शेयर कर देना, देखने से पहले, देखने के साथ ही। और साथ के साथ जैसे वीडियो को लाइक करोगे नीचे हाइप का ऑप्शन आता है, उसको भी दबा देना। इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वो वीडियो पहुंचती है। कमेंट वाला सेक्शन होगा, जैसे लाइक करोगे कमेंट वाले सेक्शन के पास एक हाइप का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर देना, फ्री होता है, उससे कोई पैसे नहीं लगते आपके। तो चलो पहला टॉपिक है आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेंट राइटिंग एंड इट्स रिलेवेंस। तो जो कंटेंट राइटिंग होता है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो
किस नियम पर कार्य करता है और उसके क्या महत्व होता है उसको अपन देखेंगे। तो आपको पता है वास्तविकता में कंटेंट राइटिंग क्या होती है। तो कंटेंट राइटिंग और डिजिटल जो मीडिया होती है, प्रिंट मीडिया होती है, ये क्या होती है, ये राइटिंग की, लेखन की एक कला होती है। ये किस में कार्य की जाती हैं, जो अलग अलग समझाऊंगा। सबसे पहले बात करूँ कंटेंट राइटिंग इन डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल के अंदर कंटेंट राइटिंग किस किस फॉर्म में होता है, आपको जैसे वेबसाइट होती हैं, वेबसाइट को बनाना, ब्लॉग लिखना हो गया, सोशल मीडिया पे जो पोस्ट वगैरह डाली जाती हैं वो हो गई, ईमेल हो गई। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, आपको डिजिटल सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग के अंतर्गत आती है। मतलब अगर आप कोई वेबसाइट खोलते हो और वेबसाइट पे जो कंटेंट लिखा रहता है वो किस में आता है, कंटेंट राइटिंग में आता है। मैंने वीडियो बनाए, इससे पहले नोट्स वगैरह बनाए पूरे रिसर्च करके, तो ये कंटेंट राइटिंग में आता है। कोई मूवी बनाई जा रही है, उससे पहले कोई व्यक्ति स्टोरी लिख रहा है, तो वो कंटेंट राइटिंग में आता है। तो डिजिटली जिन चीज़ों को कंटेंट लिखने का कार्य किया जाता है, कंटेंट लिखा जाता है, उसको डिजिटल कंटेंट राइटिंग के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा अब आता है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया कौन सी होती है, जिसमें ऐसे समझ लो जो चीज़ें प्रिंटर के माध्यम से निकल कर आती हैं और वो मीडिया के रूप में काम करें। जैसे न्यूज़पेपर हो गया, कागज़ पे निकलता है और प्रिंट के थ्रू निकाला जाता है, उसके संबंधित कोई कंटेंट बनाया जाता है। समझ में आ गया। कोई मैगजीन हो गई, जैसे फोर्ब्स वगैरह निकलती हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की मैगजीन निकलती हैं, तो ये जो मैगजीन होती हैं इनके लिए जो कंटेंट बनाया जाता है उसको प्रिंट मीडिया कंटेंट के नाम से जाना जाता है। कोई विज्ञापन वगैरह हो गया, तो इन सब चीज़ों से संबंधित कोई कंटेंट बनाया जा रहा है उसको किस नाम से जाना जाता है, आपको प्रिंट मीडिया कंटेंट के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है आपको जो टारगेटेड ऑडियंस होती है, जैसे मैं आपको पढ़ रहा हूँ तो मेरी टारगेटेड ऑडियंस कौन है, कॉलेज के विद्यार्थी हैं वो। तो अपनी जो टारगेटेड ऑडियंस होती है उनके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बनाना, उनको मोटिवेट करना और अपने साथ इंगेज करना, जोड़ के रखना। समझ में आ गया आपको। पर्सन कहाँ से मिलेगा, कंटेंट राइटिंग में डिजिटल मीडिया कौन सी है, कंटेंट राइटिंग में प्रिंट मीडिया का कौन सा उदाहरण होता है, ये पर्सन देखने को मिलेगा और देख लेना आपके सामने। अब आपको पता है आज के समय में हर व्यक्ति क्या चाहता है कि उसके व्यवसाय के बारे में सभी लोग जाने। तो व्यवसाय के बारे में कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में सभी जाने, तो लोग क्या करते हैं, जो इंस्टाग्राम हो गया, आपका टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, समझ में आ गया, वेबसाइट वगैरह हो गई, इन पे लोग अपना प्रमोशन कराते हैं, अपने कंटेंट लिखाकर अपना प्रमोशन कराते हैं। जैसे मेरे कपड़ों की दुकान है तो मैं क्या करूँगा, उससे संबंधित पेज बनाकर बढ़िया से बढ़िया रीले डालने शुरू कर दूंगा, तो उससे क्या जगह लोग मेरी दुकान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना शुरू कर लेंगे। या फिर जिनके पास पैसे होते हैं, जो कंटेंट नहीं बना सकते, वो क्या करते हैं, अखबार वाले हो गए, न्यूज़पेपर वाले हो गए, जो टीवी चैनल वाले हो गए, उनको क्या कर देते हैं, पैसे देकर आपको विज्ञापन लगवाते हैं। तो यही होता है आज के समय में जो कंटेंट राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, अपने व्यवसाय के बारे में जानकारी देने के लिए। और आज के समय का जो कंटेंट है उसमें, क्योंकि आज के समय हर इंसान के पास क्या मोबाइल है, तो आज के समय में हर व्यक्ति को अगर कंटेंट बना रहे हो तो पहले क्या देखते थे लोग कि कितना अच्छे तरीके से उसको व्याकरण में किस तरीके से अच्छे तरीके से उसको शब्दों में रचकर लिखा गया है। लेकिन आज के समय ऐसे शब्दों से कोई किसी को मतलब नहीं है इतना ज़्यादा। मतलब है कंटेंट कैसा होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए। समझ में आ गया, कहानी के रूप में बताया होना चाहिए और रणनीति मतलब स्ट्रेटजी के तहत और उसके ब्रांडिंग के तहत वो जाना चाहिए। तो आज के दिन जो कंटेंट है वो कैसा क्रिएटिव होना चाहिए, स्ट्रेटजी के तहत और ब्रांडिंग के तहत होना चाहिए, मतलब ब्रांड वैल्यू भी होनी चाहिए। अगर किसी बढ़िया ब्रांड के साथ जाएगा तो बहुत अच्छा आपको मतलब उस पर अच्छा रीच देखने को मिलेगी। अब अगला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अब अगला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक अच्छा कंटेंट राइटर है उसके अंदर कौन सी कला होनी चाहिए, वो रचनात्मक होना चाहिए, मतलब वो क्रिएटिव होना चाहिए। कोई भी कंटेंट बनाते समय रिसर्च करने वाला होना चाहिए। एक अच्छा रिसर्च करने वाला कंटेंट राइटर ही सफल होता है। वो देखता है कि उसके ऑडियंस को क्या चाह रहा है, क्या उसकी डिमांड हो रही है और उस हिसाब से कंटेंट बनाना है। और कंटेंट राइटिंग का फर्स्ट स्टेप से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कंटेंट राइटिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप होता है रिसर्च करना। समझ में आ गया। अगले वाला क्या, एसईओ। अब एसईओ क्या होता है, एसईओ की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के नाम से इसको जाना जाता है। कि भाई ये क्या होता है, अब आपको पता है गूगल पे आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो किससे करते हो, कोई कीवर्ड लगा के सर्च करते हो। आप इस क्लास तक पहुंचे तो आपने कोई ना कोई कीवर्ड सर्च लगाएगा, कंटेंट राइटिंग बीए सेकंड ईयर, कंटेंट राइटिंग एमसीक्यूज, कंटेंट राइटिंग बीए फोर्थ सेमेस्टर, कुछ ऐसा आपने सर्च किया होगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, कीवर्ड रिसर्च के नाम से बोला जाता है। और वो सब कीवर्ड, कोई वीडियो हो गया, कोई कंटेंट बना रहे हो, कोई ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो, उसमें अपन लगाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, एसईओ के नाम से बोला जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के नाम से जाना जाता है। मोस्ट है एसईओ, यहाँ से प्रश्न आएगा और आएगा।
पाठक मनोवैज्ञानिक को मिलकर असरदार लेखन करता है। और पाठक क्या करता है, आपके दिमाग के साथ उसको खेलने का कार्य होता है। आपको दिमाग जैसा कंटेंट चाहिए आपको वही वो प्रोवाइड करेगा, तो आप उसको इंगेज ज़्यादा होगे और कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा। आज के युग में प्रासंगिक, तो आज के युग में किस प्रकार कंटेंट की जरूरत होती है, ऑनलाइन उपस्थिति। तो आज के समय अगर आप ऑनलाइन कंटेंट बनाते हो उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण, मतलब बढ़िया क्वालिटी का कंटेंट होना चाहिए। एसईओ अनुकूल, मतलब एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, उससे संबंधित वो कंटेंट होना चाहिए। मतलब गूगल में सर्च करोगे, फेसबुक, यूट्यूब हो गया, उस पर सर्च करोगे तो वो दिखाई देना चाहिए, रैंक करना चाहिए। जितना ज़्यादा ऊपर रैंक करेगा उतने ज़्यादा लोगों की रीच पहुंचेगी उस तक। वेबसाइट और गूगल जैसे सर्च इंजन पर ऊपर लाता है। तो अगर कोई भी इंसान को एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और क्वालिटी का कंटेंट होगा, उतना ही गूगल की सर्च में वो ऊपर आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अच्छे से याद कर लेना। सर्च इंजन में, जो सर्च इंजन में रैंकिंग से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। ब्रांड का निर्माण करना, लगातार अगर आप बढ़िया कोई भी कंटेंट बनाते रहो, जैसे मैं लगातार आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा, धीरे धीरे मेरी भी ऑडियंस बनती चली जाएगी, जो यूनिवर्सिटी से संबंधित विद्यार्थी हैं वो। तो यही होता है, आप अगर लगातार अपना कार्य करते रहते हो और अच्छा कार्य करते हो तो आपके लोगों पर विश्वसनीयता बढ़ती है और आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। अगले वाला क्या है, ग्राहक आकर्षक और बिक्री। तो आकर्षक, अगर आप बढ़िया कंटेंट बनाते हो, अट्रैक्टिव कंटेंट बनाते हो, तो क्या होता है, इससे जो ग्राहक होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, जो आपसे कंटेंट जो आपसे पढ़ते हैं, वो क्या हो जाते हैं, आपसे अट्रैक्ट होते हैं इस चीज़ से। अगले वाला क्या, पाठकों का जुड़ाव। तो कंटेंट के माध्यम से, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, पाठकों का जुड़ाव वाला, समझ में आ गया। तो अच्छा क्वालिटी का कंटेंट, रिलेवेंट कंटेंट, जैसा लोगों को चाहिए वैसा कंटेंट बना रहे हो, तो इससे क्या हो जाते हैं, दर्शक हैं जो आपकी ऑडियंस है वो आपसे कनेक्ट होती है। तो इसका सही आंसर। अगले वाला प्रश्न, जानकारी का संप्रेषण। तो कंटेंट है शिक्षण, व्यवसाय और प्रचार प्रसार के लिए मूल साधन बन जाता है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि कंटेंट को कहाँ कहाँ पे उपयोग कर सकते हो। तो किस किस में उपयोग किया जाता है, शिक्षा के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, बिजनेस से संबंधित, और आपको अपने जो ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए आप कंटेंट को प्रचारित कर सकते हो। अब अगले वाला टॉपिक आता है आपके इसी के अंदर, रोल एंड फंक्शन ऑफ कंटेंट राइटर। तो कंटेंट राइटर के क्या रोल और फंक्शन होते हैं उसको देखेंगे। तो आज के दिन कौन सा कंटेंट राइटर वो सबसे ज़्यादा सफल होगा। तो आज के समय कौन सा कंटेंट राइटर वो ज़्यादा सफल होगा, जो सिर्फ एक अच्छा क्रिएटिव क्वालिटी का कंटेंट बनाता वही सफल नहीं होगा। आज के समय ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके अंदर सबसे अच्छी समझ किसकी होनी चाहिए, मार्केटिंग की। मार्केटिंग किस प्रकार से करते हैं, किस तरीके से आपको ट्रेंड को फॉलो किया जाता है। भाई कोई टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहा है, अगर उस पर संबंधित वीडियो बनाओगे तो वो वैसे ट्रेंडिंग में जाएगा, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। साथ के साथ डिजिटली मार्केटिंग, मतलब लोगों के उत्पाद को कैसे आपको बढ़ा चढ़ाकर मतलब लोगों तक पहुंचाना है, समझ में। साथ के साथ क्वालिटी कंटेंट तो बनाना आना ही चाहिए। तो आज के समय, जो पहले के समय क्या हुआ करता था, लोग ज़्यादातर क्या, कोई क्रिएटिव हो गया, क्वालिटी कंटेंट को प्रीफर करते थे। लेकिन आज के समय लोग किसको ज़्यादा फॉलो करते हैं, ट्रेंड को और डिजिटल मार्केटिंग को ज़्यादा फॉलो करते हैं। जिसकी जितनी ज़्यादा बेहतर मार्केटिंग होगी वो उतना ही ज़्यादा पॉपुलर होता चला जाएगा। तो यही बात बताई गई है कि जो पेशेवर राइटिंग, जो कंटेंट राइटर होते हैं, उनमें कौन सी स्ट्रेटजी के तहत कंटेंट बनाना होता है, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और जो आपको डिजिटल ट्रेंड्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है। तो उसमें अलग अलग प्रकार की तकनीक होती हैं जिसके तहत आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। कौन सी होती है, औपचारिक। औपचारिक क्या होती है, फॉर्मल। फॉर्मल क्या हो गई, आप कोई न्यूज़पेपर वगैरह में लिखा रहे हो, कोई बिजनेस से संबंधित कर रहे हो, कोई अपने जो स्कूल के प्रिंसिपल को आपको लेटर लिख रहे हो, तो ये सब चीज़ कंटेंट राइटिंग में फॉर्मल में, औपचारिकता में आती है। समझ में आ गया। संवादात्मक, संवादात्मक मतलब क्या हो गया, कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव क्या हो गया, जैसे पॉडकास्ट हो गया ना, वो संवादात्मक के अंतर्गत आएगा। तकनीकी, टेक्नोलॉजिकल कंटेंट राइटिंग कौन सा होता है, जैसे मैं पढ़ाई करा रहा हूँ आपको, है ना, कोई शिक्षण से, एकेडमिक से संबंधित अगर कोई चीज़ें होती है वो तकनीक के अंतर्गत आती हैं, यही पर्सन आएगा। तकनीक कंटेंट राइटिंग कौन सा होता है, तो एकेडमिक आएगा उसके अंदर। या क्रिएटिव, तो क्रिएटिव में कौन सा आएगा, कॉमेडी वगैरह हो गया, कोई मूवी वगैरह से संबंधित स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, वो किस में आती है, आपको क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग में आती है। या कोई स्टोरी लेखन हो गया, कोई रील वगैरह बनाया जा रहा है, वो इसके अंतर्गत आता है। तो समझ में आ गया आपको, फॉर्मल, इंफॉर्मेटिव, टेक्नोलॉजिकल एंड क्रिएटिव, ये सारे के सारे टाइप होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक पर्सन आएगा इस यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ आपको। मुख्य रचनाएं और कार्य, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, वहाँ से आएगा पर्सन, फिक्स है एकदम।
मुख्य भूमिकाएं और कार्य। तो मुख्य भूमिका क्या क्या होती है कंटेंट राइटिंग की? विषय पर शोध। तो सबसे पहला कार्य कोई भी कंटेंट राइटिंग का यही होता है, जिस पे कंटेंट बना रहे हो उस पे क्या करोगे आप? रिसर्च करोगे। रिसर्च करने का अर्थ सिर्फ कंटेंट को पढ़ना ही नहीं होता है आपको जिस टॉपिक पे बना रहे हो, बल्कि उस चीज के बारे में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, आपका कॉम्पिटिटर है वो कैसा वीडियो बना रहा है और आपको क्या अलग बनाना है उससे। समझ में आ गया? ये भी बहुत जरूरी है। स्ट्रेटजी के तहत कंटेंट को रिसर्च करना, ट्रेंड को समझना और कॉम्पिटिटर से आपको बेटर कंटेंट बनाना, उससे डिफरेंट कंटेंट बनाना ही रिसर्च में आएगा। अगले वाला क्या? मौलिक सामग्री निर्माण। तो आप कंटेंट बना रहे हो तो उसमें क्या होती है? ओरिजिनल कंटेंट आपका होना चाहिए, प्लेगरिज्म फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे का आप कंटेंट चोरी करके बनाने लगे। हाँ, आप कुछ छोटा मोटा पार्ट है वो उठाकर लगा सकते हो, लेकिन फिर भी उसमें आपका ओरिजिनल कंटेंट होना जरूरी है, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे, वरना आप दूसरों के कॉपी पेस्ट करके कितने दिन आप सफल हो जाओगे। अगले वाला प्रश्न है एसईओ लेखन। तो एसईओ से संबंधित, एसईओ क्या होता है? सही कीवर्ड्स का उपयोग करना, सही टाइटल लगाना, सही हाइपरलिंक लगाना, सही फॉर्मेट में थंबनेल वगैरह लगाना। तो आपको पता है, मुझे अगर कंटेंट राइटिंग से संबंधित अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मेरा थंबनेल अच्छा होना चाहिए, मेरा टाइटल बढ़िया होना चाहिए, कीवर्ड रिसर्च अच्छी होनी चाहिए। ये चीज़ें भी जरूरी हैं, तभी मेरा कंटेंट लोगों तक पहुंचेगा। वरना चाहे मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूँ, चाहे आपको कितना बेहतर कंटेंट दे दूँ, कोई भी मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं। अगले वाला पॉइंट है मोस्ट है इसमें, ये पॉइंट संपादन और प्रूफ रीडिंग। ये उससे भी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग क्यों जरूरी होती है? तो एडिटिंग क्या होती है, मैंने काफ़ी बार बताया, लेकिन फिर बता देता हूँ। एडिटिंग होती है आपकी, कोई भी कंटेंट हो गया उसको आप क्या करते हो, उस कंटेंट को फिर से पढ़ते हो और उसमें देखते हो कहीं पर कोई गलती तो नहीं रह गई है। तो उस गलती को जो सारा काम करने के बाद में लास्ट समय अपन जो पढ़ते हैं उसको प्रूफ रीडिंग के नाम से बोला जाता है कंटेंट राइटिंग में। और एडिटिंग क्या होता है? आपको अगर कोई भी कंटेंट है उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है जो आप नहीं डालना चाहते हो, या कंटेंट को और बेहतर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या की जाती है? संपादन या एडिटिंग की जाती है। समझ में आ गया? जिसमें आप क्या क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको व्याकरण को सही बना सकते हो, कंटेंट को क्रिएटिव बना सकते हो और क्लियर बना सकते हो, बहुत बहुत ज़्यादा है पर्सन आएगा। प्रूफ रीडिंग क्यों की जाती है? एक्यूरेसी के लिए और क्रिएटिविटी के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्सन। एडिटिंग क्यों की जाती है? आपको कंटेंट को रिमूव करने के लिए और इनहेंस करने के लिए। अच्छे से याद कर लेना, पर्सन आएगा यहाँ से। कंटेंट की योजना बनाना, मार्केटिंग रणनीति के अनुसार कंटेंट का कैलेंडर व थीम बनाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट कैलेंडर क्यों बनाया जाता है? कि भाई किस तारीख को मैं ये कंटेंट डालूंगा, किस तारीख को मुझे ये वीडियो अपलोड करना है। अब आपका एमडीसी का एग्जाम होगा तो अब एमडीसी संबंधित आपको कंटेंट बनने मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो यही है, इसको क्या बोला जाता है? कंटेंट कैलेंडर या कंटेंट प्लानिंग के नाम से इसको जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है ब्रांड अनुरूपता। मतलब आप जैसे आपका जो आप कोई ब्रांड से कोलिब्रेशन कर रखी है, तो जैसी उसको जरूरत होगी वैसा आपको कंटेंट बनाना होता है। अगले वाला प्रश्न है समयबद्ध कार्य। तो आपको कोई भी एक समय सीमा के अंदर कंटेंट बनाना बहुत जरूरी है। अब आपका एग्जाम हो जाए कंटेंट राइटिंग जो वीएससी का वैलिडेट का, फिर मैं कंटेंट राइटिंग की क्लास अपलोड करूं, तो उसका कोई महत्व होगा? नहीं होगा आपके लिए। समझ में आ गया? तो ये थी आपको यूनिट फर्स्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है अभी बता दे रहा हूँ, उसके अंदर जो प्रश्न आएगा ही आएगा आपके सामने। कहाँ से प्रश्न आएगा आपको? एक तो ये जो पहला जो मैंने पढ़ाया था ना, इसके अंदर जो आपको पूछेगा कि वेब मीडिया कौन सी होती है और प्रिंट मीडिया कौन सी होती है, बात खत्म। यहाँ से प्रश्न आपको ऐसा कैसा उठ के आएगा, एसईओ का क्या कार्य होता है और एसईओ को किस लिए किया जाता है, तो ये प्रश्न आ सकता है। और जो आपका है जो कंटेंट राइटिंग को कौन से फील्ड में यूज किया जाता है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा इसमें जो मैंने बताया था, इसमें आपका जो एसईओ वाला पर्सन है, प्रूफ रीडिंग वाला पर्सन है, कैलेंडर वाला पर्सन है। समझ में आ गया? ये तीनों के तीनों टॉपिक से पर्सन आपके सामने ऐसा कैसा देखने को मिलेगा। अब अगले यूनिट की तरफ बढ़े। इसका पर्सन है द प्रोसेस ऑफ कंटेंट राइटिंग एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। तो कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें राइटिंग कंटेंट को लिखा जाता है, एडिटिंग किया जाता है और प्रूफ रीडिंग की जाती है। तो चलो शुरू करें। कंटेंट डेवलपमेंट की जो कंटेंट जो बनाना है, कंटेंट को आगे पूरा कंप्लीट करने में अलग अलग प्रकार की क्या किया जाता है, प्रोसेस से गुजरा जाता है। तो पहला क्या होता है, पाठकों के उद्देश्य को समझना। तो सबसे पहला आपको पहला प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहला प्रोसेस यही होता है कि आपकी ऑडियंस की क्या डिमांड है उसको समझना है। समझ में आ गया? मेरी ऑडियंस की डिमांड है कंटेंट राइटिंग का पेपर है साहब, उससे संबंधित वीडियो बनाओ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये समझूंगा कि मुझे किस प्रकार के कंटेंट को बनाना है। फिर क्या करूंगा, दूसरे स्टेप में रिसर्च करूंगा। अब मैंने ये तो पता चल गया कंटेंट राइटिंग से संबंधित है, अब मैं क्या करूंगा, उसका सिलेबस क्या है,
समझ में आ गया। उस सिलेबस में आपको मुझे क्या बनाना है, एमसीक्यू की क्लास बनानी है, नोट्स वाली क्लास बनानी है, तो इस चीज़ पे मैं रिसर्च करूंगा। फिर क्या करूंगा, मसौदा तैयार करना। फिर मैं क्या करूंगा, इसमें आपको मुख्य माप के लिए क्या करने वाला हूँ, फिर उसमें आपकी जो एमसीक्यू की पीडीएफ होगी या नोट्स की पीडीएफ होगी उसको बनाऊंगा, उसको अच्छे से पढ़ाई करूंगा, कौन से प्रश्न पिछले सालों में आए हैं उन पर रिसर्च करूंगा और उससे संबंधित आपके सामने बेस्ट कंटेंट निकाल कर आऊंगा, जिससे क्या एग्जाम में प्रश्न आ सकें। तो जिसमें प्रारंभिक स्टार्टिंग का ड्राफ्ट लिखा जाता है, जिसमें भूमिका हो गई, मुख्य भाग हो गया, निष्कर्ष हो गया। मतलब भूमिका क्या होगी, कोई भी स्टोरी होती है ना, उसमें जो स्टार्टिंग में जो पार्ट होता है जिसमें पात्रों के बारे में बताया जाता है, मूवी शुरू होती है तो उसमें स्टार्टिंग की चीज़ें बताई जाती है ना, उसको भूमिका कहा जाता है। फिर मुख्य भाव, क्लाइमेक्स वगैरह हो गया, और फिर जो एंड रिजल्ट होता है उसके बारे में बताया जाता है। तो यही होता है पूरा का पूरा ड्राफ्ट करने का कार्य तीसरे स्टेप में होता है। चौथा स्टेप क्या होता है, एडिटिंग करना। तो एडिटिंग करना मतलब आपको जो मूवी बनाई, आपने जो कोई भी कंटेंट बनाया, अब मैंने वीडियो बनाया, इसमें कोई गलत चीज़ जुड़ गई तो उसको मैं हटाऊंगा। तो यही होता है अपनी भाषा, जो आपकी लैंग्वेज है उसको बढ़िया बनाना प्रभावशाली तरीके से। मतलब जो कंटेंट आप बना रहे हो उसमें थोड़ा वीएफएक्स ऐड कर देते हैं मूवी वगैरह के अंदर, एडिटिंग करके आप क्या कर सकते हो, ग्राफिक वगैरह ऐड कर सकते हो। समझ में आ गया। और जो सामग्री, जो कंटेंट बना रहे हो उसकी क्वालिटी भी आप इंप्रूव करते हो। तो यही होता है, जो बिना बात के जिनका कोई महत्व नहीं होता उन कंटेंट को हटा देना और कंटेंट को और इंगेजिंग बनाने के लिए चीज़ों को ऐड कर देना। अगले वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रूफ रीडिंग करना। तो काफ़ी बार व्याकरण हो गया, वर्तनी होगी, विराम चिन्ह हो गया, इनमें गलतियों को ठीक करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रूफ रीडिंग किया जाता है। ऐसे भी याद नहीं हो तो आपकी परीक्षा है, परीक्षा में आप क्या करते हो, सारा पेपर करने के बाद में एक बार सारे पेपर को फिर से पढ़ते हो ना, कहीं पर मैंने गलती तो नहीं कर दी है, तो उसी को क्या कहा जाता है, आपको प्रूफ रीडिंग के नाम से जाना जाता है। और फिर लास्ट में आप क्या करते हो, अंतिम रूप देते हो। आपको कंटेंट है जो वेब का है, प्रिंट मीडिया का, उस हिसाब का फॉर्मेट बनाकर उसको प्रकाशित कर देते हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मतलब आपको लास्ट में उस कंटेंट को पब्लिश कर देना होता है। तो ये होता है आपका पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप क्या करते हो, ऑडियंस को समझते हो, रिसर्च करते हो, फिर आपको ड्राफ्ट बनाते हो, फिर आप उसको एडिटिंग करते हो, फिर उसमें क्या करते हो, प्रूफ रीडिंग करते हो, और लास्ट में आपको उसको पब्लिश करना होता है। तो ये आपके कुल टाइप होने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आएगा। इस क्लास को देखने के बाद में आपको कुछ नहीं बचने वाला, आप सब कुछ बहुत आराम से कर लोगे। अगले वाला है यूनिट नंबर 2 में राइटिंग स्टाइल। किस प्रकार की राइटिंग स्टाइल होती है। तो जो कंटेंट राइटिंग है ना, उसको लिखने का अलग अलग स्टाइल में लिखा जाता है, अलग अलग लिखने की कलाएं होती हैं। तो उसमें कौन सा होता है, ये भी अच्छा प्रश्न आता है यहाँ से। पहला होता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी मतलब आप कोई भी चीज़ को व्याख्यात्मक रूप से समझा रहे हो, जानकारी देने के लिए या समझाने के लिए उपयोग कर रहे हो। जैसे ब्लॉग पोस्ट करना, यूजर हो गया, मैनुअल हो गया। जैसे बहुत चीज़ों को आप बहुत डिस्क्रिप्शन में, बहुत लंबे फॉर्मेट में आप चीज़ों को समझा रहे हो, उसको किस नाम से जाना जाता है, एक्सप्लोरेटरी या व्याख्यात्मक लेखन के नाम से उस चीज़ को जाना जाता है। समझ में आ गया आपको। जानकारी को समझाने से संबंधित, बहुत लंबे रूप से चीज़ों को समझाते हो, जानकारी। जैसे ऐसे में नहीं याद आ रहा है तो ऐसे समझ लो कि आप क्या कर रहे हो, आपको ना खाना बनाना, मैगी 2 मिनट में कैसे बनाएं, या आपने यूट्यूब पे नहीं, आपने वेबसाइट पे गए, गूगल पे, वहाँ पे वेबसाइट बनी हुई थी, उस पर क्लिक किया, उसमें जो जानकारी दे रखी है उस व्यक्ति ने जो सारी वो किसके में आएगी, व्याख्यात्मक लेखन में आएगी। प्रेरणात्मक लेखन, परसेसिव लेखन। तो कुछ भी मतलब कोई भी अपनी बात मनवाने के लिए, समझ में आ गया आपको, कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट वगैरह बेचने के लिए अगर किसी प्रकार का कंटेंट किया जाता है, उसको प्रेरक लेखन को नाम से जाना जाता है। और इसमें एक शब्द देखने को मिलेगा, पाठक को, जो आपका यूजर होता है उसको आप प्रेरित करते हो। प्रेरित शब्द समझ गए तो वहाँ से प्रयोजिव या प्रेरक लेखन से संबंधित होता है। जैसे इसका क्या उदाहरण होता है, विज्ञापन हो गया, मार्केटिंग कंटेंट होता है। इसमें क्या किया जाता है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है आपका जो प्रोडक्ट होता है उसको खरीदने के लिए। अगले वाला है डिस्क्रिप्टिव। मतलब डिस्क्रिप्टिव जिसके अंदर क्या होता है, आप चीज़ों को या वर्णन करते हो किसी चीज़ का पूरा का पूरा। जैसे मैं मेरी स्कूल के बारे में आपको पूरी कहानी बताऊं तो उसमें क्या करूंगा, मैं हर चीज़ आपको डिस्क्रिप्टिव करूंगा। या फिर मैं शिमला गया तो उसके बारे में अगर कोई जानकारी दे रहा हूं तो वो किस में आएगा, वर्णनात्मक में आएगा, डिस्क्रिप्टिव में आएगा। इसमें क्या किया जाता है, कोई यात्रा का वर्णन हो गया, कोई उत्पाद का विवरण हो गया, उससे संबंधित आपको देखने को मिलेगा। और जहां पर आपको विवरण शब्द देखने को मिले वहां पर वर्णनात्मक टिक करके आना है। अगले वाला प्रश्न कथात्मक। तो आप अपनी कोई कहानी और अनुभव के बारे में बता रहे हो, उसको कथात्मक कंटेंट के नाम से माना जाता है। जैसे कि केस स्टडी होगी, कोई प्रेरणात्मक कंटेंट हो गया, उसको किस नाम से जाना जाता है, कथात्मक कंटेंट के नाम से जाना जाता है। समझ में आया, कोई स्टोरी वगैरह जो आप लिखते हो उसको कथात्मक के नाम से जानते हैं।
अगले वाला तकनीकी लेखन, टेक्निकल लेखन होता है। तो जैसे कोई सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में बता रहे हो, कोई गाइड वगैरह के बारे में बता रहे हो, उसको तकनीकी लेखन या टेक्निकल जो कंटेंट होता है उसके बारे में बताया जाता है। जो वहाँ पे स्टडी मटेरियल की बात आ जाए, एकेडमिक्स की बात आ जाए, वहाँ पर समझ लेना तकनीक लेखन का ऑप्शन आने वाला है। अब जो यूनिट नंबर 2 में अगला टाइप है प्रिंट एंड वेब कंटेंट डेवलपमेंट। तो प्रिंट कंटेंट होता है और वेब डेवलपमेंट का जो कंटेंट होता है वो उसके बारे में समझेंगे अपन। तो कंटेंट दो प्रकार का होता है, मैंने पहले बताया था, प्रिंट कंटेंट और डिजिटल कंटेंट के नाम से जाना जाता है। तो इसके क्या क्या उदाहरण होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंट कंटेंट जो प्रिंटर के द्वारा निकले या कागजों पर हो, उसको प्रिंट कंटेंट के नाम से जाना जाता है। यहीं पे रट लो। अखबार और पत्रिकाओं से संबंधित लेख होते हैं, वो किससे होते हैं? आपके प्रिंट कंटेंट से संबंधित होते हैं। ब्रोशर और विज्ञापन के जो पर्चे होते हैं, जो ब्रोशर होता है, विज्ञापन वगैरह के पर्चे होते हैं, वो किस में आते हैं? आपके प्रिंट कंटेंट में आते हैं। प्रेस वगैरह की जो विज्ञप्तियाँ आती हैं वो आपकी किस में आती हैं? डिजिटल कंटेंट में आती हैं। उत्पाद हो गया, कोई प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है, कोई मेन्यू के वगैरह में बताया जा रहा है, तो वो भी डिजिटल कंटेंट में आता है। अगले वाला प्रश्न है रिपोर्ट और पुस्तकें। तो आप कोई भी रिपोर्ट हो गई, कोई भी पुस्तक हो गई, उससे संबंधित अगर आपको कोई कंटेंट देखने को मिल रहा है, उसको किस नाम से जाना जाता है? प्रिंट कंटेंट के लेखन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न की बात करें वेब कंटेंट लेखन। तो वेब कंटेंट से संबंधित जो लेखन होता है उसमें क्या आते हैं? कोई भी वेबसाइट हो गई, उसके जो पृष्ठों का निर्माण करना, जैसे होम पेज हो गई, अबाउट हो गई, सर्विस हो गई, सीधी सीधी वेबसाइट से संबंधित कोई भी कंटेंट आएगा वो किस में आएगा? वेब कंटेंट में आएगा। ब्लॉग पोस्ट करना, एसईओ लेखन करना, जो ब्लॉग वगैरह आते हैं ना वेबसाइट वगैरह पे, जो लोग जानकारी देते हैं कि बेस्ट स्कूल इन जयपुर, बेस्ट आपकी यूनिवर्सिटी इन कॉलेज, बेस्ट होटल, बेस्ट रेस्टोरेंट, मतलब कोई जानकारी देते हैं खाने पीने से संबंधित हो गया, वो उसको किस नाम से जाना जाता है? ब्लॉग पोस्ट के नाम से जाना जाता है। अगले वाला क्या है? सोशल मीडिया के लिए पोस्ट करना। तो आप सोशल मीडिया के लिए कोई पोस्ट करते हो, कैप्शन वगैरह लिखते हो, किस में आता है? वेब कंटेंट में आता है। ये याद कर लेना, ये आएगा प्रश्न, आएगा आपके सामने, बार बार बता रहा हूँ। ईमेल न्यूज़लेटर। तो ईमेल का से संबंधित अगर आपके सामने कोई न्यूज़लेटर वगैरह देखने को मिले, वो भी किस में आएगा? वेब कंटेंट के उदाहरणों में आता है। अगले वाला ई बुक और ऑनलाइन गाइड्स करना। तो लोगों को जो ई बुक वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है ना, जिसमें जैसे मैं ये वीडियो स्पॉटिफाई पे डाल दूँ तो ई बुक के रूप में आ जाएगी, और जो ऑनलाइन गाइड्स वगैरह वो प्रोवाइड करवा दूँ। अगले वाला प्रश्न है वीडियो स्क्रिप्ट और पॉडकास्ट कंटेंट हो गया। तो वीडियो से संबंधित आपको जो स्क्रिप्ट वगैरह जो देखने को मिले और जो पॉडकास्ट कंटेंट है वो आपको मिले, वो भी किस में आता है? आपका सारा का सारा ऑनलाइन वेब कंटेंट में आता है। तो वो वीडियो को जो रील वगैरह हो गई, आपका जो ऑनलाइन पोस्ट हो गई, सीधी सीधी बात है, इंटरनेट पे जो कंटेंट डल रहा है वो वेब कंटेंट में आएगा। जो प्रिंट पे जिसको आप छू सकते हो, समझ में आ गया? जिस कंटेंट को आप छू सकते हो, जिस कंटेंट को आप क्या कर सकते हो, जिस कंटेंट को प्रिंटर के द्वारा निकाला जाता है कागज में, उसको प्रिंट कंटेंट के नाम से जाना जाता है। अखबार और मैगजीन का उसमें मोस्टली आपको देखने को मिलेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्रिंट मीडिया में। समझ में आ गया? और वेब कंटेंट में आएगा तो ब्लॉग का आएगा, आपका ईमेल का आ सकता है, और वीडियो का फॉर्मेट में आ सकता है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बात खत्म, यहीं पे बता दिया मैंने आपको क्या आ सकता है क्वेश्चन। यूनिट नंबर 3 की बात करें तो डिफरेंट कंटेंट एंड द कंटेंट राइटिंग फॉर्मेट। तो अलग अलग प्रकार की कंटेंट राइटिंग की जो विधाएं होती हैं उस पर संबंधित प्रश्न है। पहले प्रश्न की बात करूं हिंदी संस्करण की, कंटेंट राइटिंग के कई प्रारूप होते हैं जो प्लेटफॉर्म, उद्देश्यों और पाठकों के निर्भर करते हैं। जैसे कौन से प्रकार का कंटेंट होता है उसका टाइप बताऊंगा। सबसे पहला होता है ब्लॉग लिखना। तो ब्लॉग लिखना क्या होता है? कोई भी वेबसाइट पे आपको कोई जानकारी दी जाती है, समझ में आ गया? जैसे आपने पूछा कि शिमला में 4 घूमने वाली जगह कौन सी है, तो उस पर अगर आपको कोई एक ब्लॉग, कोई वेबसाइट खुल के आती है और उसमें पूरा पढ़ रहे हो, तो वो क्या होती है? ब्लॉग पोस्ट के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? और ये कैसे होते हैं? एसईओ से अनुकूल होती है, मतलब जैसा लोग रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं कीवर्ड, उसके अनुकूल उस कंटेंट को बनाया जाता है। अगला कौन सा होता है? वेबसाइट कंटेंट। तो वेबसाइट कंटेंट जैसे सरकारी रिजल्ट है तो ये वेबसाइट कंटेंट में आएगा। क्यों? उसमें क्या क्या देखने को मिलता है? होम, अबाउट, सर्विसेज और कंटेंट पेज जैसे संबंधित चीज़ें मिलती है। तो आप देखते हो ना, वहाँ पर आपने कभी खोलो ना कभी भी कोई वेबसाइट को, आज सरकारी रिजल्ट तो चल नहीं रही अब आजकल, कोई भी वेबसाइट खोलो तो उसमें देखना, उसमें ये सब देखने को मिलेंगे, होम, अबाउट, सर्विसेज और कंटेंट पेज संबंधित जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो किस में आती हैं? वेबसाइट कंटेंट के अंतर्गत आती हैं। अगले वाला प्रश्न होता है सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन आदि पर अपनी छोटी सी जो फोटो वगैरह हो गई, पोस्ट वगैरह डालते हो जो आपको ऑडियंस को टारगेट करती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? सोशल मीडिया पोस्ट है, वो भी व्यू कंटेंट का आधारित होती है।
अगले वाला क्या है, ईमेल न्यूज़लेटर। तो नियमित रूप से आप ऑफरों को, जैसे आपके पास आपने आपका देखना, आप ईमेल खोलना और उसमें सोशल का ऑप्शन होगा, वहाँ पर जाना, आप देखना आपके पास बहुत सारे ऑफर आ रखे होंगे। टेक्स्ट बुक पे आपको 50% ऑफ मिल रहा है, रेड बस पे 100 रुपये की छूट मिल रही है उस, वहाँ पर आपको और मान लो आपने कोई वेबसाइट हो गई, कोई अपने शेयर मार्केट कर रखा होगा तो वहाँ पर कोई ज़रूरत है वो आपको ऑफर दे रहा है, तो ऑफर देने का कार्य किया जाता है आपको ईमेल न्यूज़लेटर के अंतर्गत। अगले वाला प्रेस रिलीज। तो मीडिया के द्वारा जनसंपर्क किया जाता है लोगों को, उसको प्रेस रिलीज के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई नेता वगैरह नहीं करते हैं, चुनाव से पहले प्रेस रिलीज की गई लोगों से जुड़ाव के लिए, उसको क्या किस नाम से जाना जाता है, प्रेस रिलीज के नाम से जाना जाता है। औपचारिक रूप से इंपॉर्टेंट है, प्रेस रिलीज में हर चीज़ औपचारिक रूप से होगी। तो ये जितनी भी विधाएं हैं, ये जितना भी है कंटेंट, ये सारा औपचारिक के अंतर्गत आएगा, ये भी याद रख लेना। अगले वाला है ई बुक और वाइट पेपर। तो कोई भी चीज़ों के बारे में अच्छे से गहनता से जानकारी देने के लिए आप क्या किया जाता है, आपको ई बुक है और वाइट पेपर है उसको अच्छे से पढ़ के जो ई बुक होती है और वाइट पेपर बनाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपका जो पेपर होने वाला है, इससे संबंधित पूरा का पूरा जो कंटेंट है उसको अच्छे से डिजाइन करके मेरी एक ई बुक लॉन्च कर दूं, मतलब आज जिसको आप पीडीएफ के रूप में अच्छे से पढ़ सकते हो, उसको क्या कहा जाता है, ई बुक के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। और जो अगर आपको इस पीडीएफ को पढ़ना है तो आपको क्या करूँगा, टेलीग्राम में का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके जरूर से पढ़ लेना। समझ में आ गया। और अन्य वीडियो देखना चाहते हो कंटेंट राइटिंग से संबंधित, एमसीक्यू से संबंधित, तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर जरूर से देख लेना। एमसीक्यू से संबंधित 4 से 5 क्लासेस मैंने पहले करा रखी हैं। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया ना अपने दोस्तों को, हाँ कर मत देना, उनका भला क्यों जाएगा, कर दो शेयर अगर अभी तक नहीं किया है, और लाइक भी कर दो, और हाइप वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर देना। उत्पाद का विवरण करना, ई कॉमर्स साइट पर लिखे गए उत्पाद और फीचर्स और फायदे को बताना। तो कोई भी जो उत्पाद होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसके बारे में बताया जाता है कोई भी ई कॉमर्स वगैरह साइट पे, तो वो भी जो वेब कंटेंट है उसके अंतर्गत ही आएगा। अगले वाला क्या है, स्क्रिप्ट का लेखन करना। तो स्क्रिप्ट का जो लेखन है, वीडियो फॉर्मेट है, वीडियो और जो पॉडकास्ट होते हैं उसके रूप में अगर चीज़ों को समझाया जाता है, उसको भी क्या कहा जाता है, आपको स्क्रिप्ट लेखन के नाम से जाना। अब बात करूँ सफल कंटेंट राइटर बनने के लिए कौन सी तकनीकों को यूज करना पड़ता है। तो आप एक अच्छा कंटेंट राइटर बनना चाहते हो तो आपको कौन सी आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। पहली, रिसर्च। आपको सटीक और भरोसेमंद स्रोतों से क्या करना पड़ेगा, जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। अब मैंने कंटेंट राइटिंग पे आपको पढ़ाने के लिए कंटेंट बनाए, तो मैंने क्या किया, एकदम जो सटीक जहाँ से मुझे कंटेंट मिल सकता था, अच्छा मैंने वहाँ से रिसर्च करके कंटेंट निकल के आए। तो आपके अंदर रिसर्चर होने की एक अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। अगले वाला क्या, भाषा और व्याकरण का ज्ञान। आपको जो लैंग्वेज है उस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और जो व्याकरण है, ग्रामर, उस पर भी आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगले वाला प्रश्न है एसईओ की समझ। आपको जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है उसमें कौन से कीवर्ड्स का यूज किया जाता है, कौन से टैग का यूज किया जाता है, कौन सी एडिंग लगानी होती है, कौन से हैशटैग का उपयोग करना होता है, उन सब चीज़ों की आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपका कंटेंट है वो लोगों के सामने पहुंच सके, रैंक में आ सके, और लोग उसके आपके कंटेंट को फॉलो कर सके। वरना अगर रैंक में नहीं आएगा, लोगों को दिखाएगा नहीं, तो मतलब क्या आपके कंटेंट बनाने का। अगले वाला प्रश्न है अनुकूलन क्षमता। तो विभिन्न शैलियों के स्वर व लेखन की योग्यता। तो आपको सिर्फ एक प्रकार का कंटेंट, जैसे मैं एक प्रकार का कंटेंट बनाता रहूँगा तो क्या हो जाएगा, लोग बोर हो जाएंगे। तो आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपके अंदर अलग अलग कंटेंट बनाने की क्या होनी चाहिए, स्किल भी होनी चाहिए इसमें। अगले वाला प्रश्न है रचनात्मक। तो आप जो भी कंटेंट बना रहे हो उसके अंदर आपको क्रिएटिविटी भी आना बहुत ज़रूरी होती है। आप जितने ज़्यादा कंटेंट को क्रिएटिव बनाओगे, रोचक तरीके से प्रस्तुत करोगे, उतने ज़्यादा लोग वो आपसे जुड़ते चले जाएंगे। तो आपके अंदर सारी स्किल होनी चाहिए। अगले वाला पॉइंट है आपको संपादन और प्रूफ रीडिंग। तो आपको क्या करना है, आपको अगर कोई कंटेंट बना रहे हो तो उससे संबंधित आपको उसमें एडिटिंग करना, उसके अंदर प्रूफ रीडिंग करना भी आना चाहिए। अगर ये आएगा तब आप कंटेंट को और बेहतर बनता, आपका एक्यूरेट कंटेंट बनता है इस चीज़ से। अगला क्या, टाइम मैनेजमेंट। तो अगर आपको पता है कोई भी कंटेंट होगा उसको टाइम पर लोगों को पहुंचाओगे, कोई ट्रेंड चल रहा है, आपने ट्रेंड के समय अगर सबसे पहले वीडियो बना दिया तो आपको सबसे ज़्यादा लोग देखेंगे। तो यही होता है, जितना जल्दी आप कंटेंट लोगों तक पहुंचा पाओगे, समय प्रबंधन करके, उतना ही ज़्यादा वायरल होगे। अगले वाला पाठकों की समझ। तो आपकी कौन सी ऑडियंस है, किस प्रकार का उसको कंटेंट चाहिए, इसका आपको पता होना जरूरी है, और उसी अनुसार आपको कंटेंट बनाना होता है। अगले वाला स्ट्रेटजी इन द प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी कंटेंट। तो आपको क्या होता है, अच्छे क्वालिटी का कंटेंट बनाने के लिए आपको किस प्रकार की स्ट्रेटजी को यूज करना चाहिए। अगले इसमें कैसा होता है, आपको अच्छे क्वालिटी का कंटेंट बनाने के लिए आपको किस किस प्रकार की चीज़ों के बारे में नॉलेज
किन किन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए? पहले पाठकों को जाने, तो आपके जो जो पाठक होते हैं, जो जो आपको कंटेंट देखते हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उनकी क्या क्या जरूरत है, उनको किस प्रकार का कंटेंट चाहिए, उनकी क्या प्रॉब्लम है। जैसे आपकी प्रॉब्लम है कंटेंट राइटिंग से संबंधित, आपको सीरीज में जो चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आ रही है, समझ में आ गया। भाषा शैली, आपकी जो भाषा है वो उनसे जुड़ा होनी चाहिए। अब मैं आपको पूरा इंग्लिश में समझाने लग जाऊँ सब कुछ, आप में से 90% बच्चों को चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। तो यही है, किस प्रकार की भाषा चाहिए, कैसे उनकी जरूरतें और कैसे उनकी समस्याएं उनको सोल्व करना होता है। अगले वाली चीज़ें क्या है? साफ सुथरी जांच रखें। मतलब आप कंटेंट बनाओ तो उसको क्या हो, सिंपल साफ स्पष्ट भाषा में बताओ, ताकि हर व्यक्ति उसको समझ में आ सके आपका कंटेंट। अगले क्या है? प्राकृतिक रूप से एसईओ को शामिल करें। मतलब ऐसा कीवर्ड्स का प्रयोग करें जो क्या हो, आपके कंटेंट से संबंधित हो। अनावश्यक कंटेंट कीवर्ड लगाने का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। इससे क्या था, आपका जो कंटेंट है वो खराब होता है, गूगल को भी लगता है या फिर यूट्यूब वगैरह को भी लगता है कि ये क्या कर रहा है, ये आपने बेफालतू में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास कर रहा है, तो वो वैसे उसको रैंकिंग से बाहर कर देते हैं। तो आपको क्या करना होता है, वो जो कीवर्ड वगैरह को बस नेचुरल जो कीवर्ड जो जरूरत होती है उतने ही लगाओ। अगला क्या, मौलिक रहें। तो आप कोई भी कंटेंट है उसको ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट करो, किसी का कॉपी पेस्ट करने की ज़्यादा मत सोचो, अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाओ। अगर ओरिजिनल कंटेंट बनाओगे तो आपकी क्या हो, एक अलग इमेज है, अलग पहचान बनेगी। अगले वाला दृश्य सामग्री जोड़ें। तो जो कोई भी कंटेंट बनाओ उसमें क्या है, चित्र वगैरह जोड़ो। आपको पता है, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं यही कंटेंट अगर आपको उस पर पढ़ा था डिजिटल बोर्ड पे, तो आप में से बहुत ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को और ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे अगर कोई व्यक्ति पढ़ाता है तो उसकी क्या होती है, उसकी पहचान अलग बनती है, उससे संबंधित उसका जो क्या होता है, लोग उसको और ज़्यादा देखते हैं। तो समझ में आ गया आपको, कोई वीडियो चार्ट हो गया, उससे संबंधित कंटेंट को आपको क्या होता है, आकर्षक और समझने योग्य बनाना होता है। तो ये होता है दृश्य सामग्री होगी, जहाँ चित्र हो गए, चार्ट हो गए, वीडियो हो गए, ये सब आपको कंटेंट को कैसा क्रिएटिव बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए जोड़ देने चाहिए। अगले वाला पॉइंट क्या, नियमित अपडेट करें। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पुरानी जानकारी को हटाकर जो आज के समय क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, आज के समय क्या बदलाव किए जाने चाहिए, उसके अनुसार आप कंटेंट को अपडेट करते रहना जरूरी हो जाता है। अगले वाला प्रश्न, सीटीए शामिल करें। मतलब सीटीए, कॉल टू एक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सीटीए क्या होता है, कॉल टू एक्शन होता है। और इसमें क्या होता है, आप में ऐसे जो कोई भी वेबसाइट होगी उसमें अभी खरीदें जैसा होगा, अभी पढ़ें, है ना, अभी कॉल करें, अभी नीचे देख रखें भाई प्रोडक्ट खरीदने के लिए नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करके आप हमसे कॉल कर सकते हो, ऑर्डर बुक कर सकते हो। समझ में आ गया। तो इसको क्या कहा जाता है, कॉल टू एक्शन को कहा जाता है। और ऐसे भी आ सकता है, आप अपने पाठक को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हो, तो किस बटन के माध्यम से कर सकते हो, कॉल टू एक्शन के माध्यम से कर सकते हो। तैयार है ये पर्सन इस टॉपिक पे, कॉल टू एक्शन पे, याद रख लेना। समझ में आ गया। जो जरूरी होता है उस पर मैं ज़्यादा जोर देकर बता देता हूँ आपको। यूनिट नंबर 4 की बात करें तो इसमें क्या होता है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेगरिज्म। मतलब जो प्लेगरिज्म हो गया, साहित्यिक चोरी, उसका क्या महत्व होता है और क्या कॉन्सेप्ट होता है, इससे संबंधित आप में बातें करेंगे। तो आपको पता है प्लेगरिज्म क्या होती है। तो कोई भी व्यक्ति है, जैसे मैंने ये वीडियो बनाया, अब किसी ने क्या किया, मेरे कंटेंट को कॉपी करके सेम टू सेम वीडियो बना दिया ऐसा, तो ये क्या उसको साहित्यिक चोरी के श्रेणी में आएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति का कंटेंट है जिसने अपना दिमाग लगाकर, रचना का उपयोग करके, है ना, उसको बनाया, और उस किसी व्यक्ति ने उसको सीधा का सीधा कॉपी पेस्ट करके उसका बिना नाम दिए, सबसे ज़रूरी होता है बिना स्रोत को बताएं ऐसा कैसा डाल देना, क्या कहलाता है, प्लेगरिज्म के नाम से जाना जाता है, आपका साहित्यिक चोरी के नाम से जाना जाता है। ये नैतिक रूप से और कानूनी रूप से क्या होता है, एक गंभीर अपराध है। मतलब इसको कानूनी रूप से भी अपराध के रूप की श्रेणी में आता है। समझ में आ गया। आप अगर आपके पास जो सीरीज इसको कॉपी पेस्ट करके जो डालते हो ना, ये भी कानूनी श्रेणियों के अंतर्गत आता है। अगला है, मूल अवधारणा क्या होती है। प्लेगरिज्म क्या होता है, बौद्धिक चोरी, इंटेलेक्चुअल थेफ्ट के नाम से उसको जाना जाता है। मतलब कोई भी इंसान ने रचना करके, मौलिकता का उपयोग करके क्या कर रखा, बनाया कंटेंट और आपने उसको चोरी कर लिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लेगरिज्म को बौद्धिक चोरी के नाम से जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। अगले वाला क्या है, कंटेंट दो प्रकार की चोरी होती है, एक तो जानबूझ के किए भाई, और क्या काफी बार क्या होता है, आपको पता नहीं होता ऐसा कंटेंट किसी ने बना रखा और आप उसको कॉपी कर लेते हो, तो ये जानबूझकर भी हो सकता है और अनजाने में भी हो सकता है। बिना उदाहरण दिए, मतलब किसी का नाम दिए आप कोई भी कंटेंट को दोहराते हो, उसको अनुवाद करते हुए, प्लेगरिज्म की श्रेणी में आता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है, उसका आपने नाम नहीं दिया, उसके बिना आपने उसके कंटेंट को चोरी वगैरह कर लिया, तो ये किस में आएगा, ये भी प्लेगरिज्म की श्रेणी में आएगा। यह ब्लॉग छात्रों के असाइनमेंट, लेखों और शोध पत्रों में आम होता है। और ये चीज़ें कहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, जो बच्चे पीएचडी वगैरह करते हैं ना, जो अपने शोध पत्र बनाते हैं, वहाँ पर हो गया, ब्लॉग पोस्ट हो गई, समझ में आ गया, लेखन हो गए, और जो शोध पत्र होते हैं उनमें ये सब चीज़ें ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं आपके सामने।
अब आपको बात बात बताऊं हिंदी से जो प्लेगरिज्म के प्रकार किस किस प्रकार के प्लेगरिज्म होते हैं। तो प्लेगरिज्म की बात करूं, पहला होता है प्रत्यक्ष प्लेगरिज्म, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जोर देकर पढ़ लेना। डायरेक्ट मतलब आपने क्या क्या जो कहते हो, मतलब जैसा कंटेंट लिख रखा है अगले वाले का सेम टू सेम कॉपी कर लिया, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? डायरेक्ट प्लेगरिज्म के नाम से जाना जाता है। अगले वाला क्या? सेल्फ प्लेगरिज्म। सेल्फ प्लेगरिज्म क्या होता है? आपने क्या क्या खुद के कंटेंट को खुद ही कॉपी कर लिया, मतलब मैंने खुद ने मेरा वीडियो पहले बना रखा, उसको खुद को वापस रीअपलोड कर दिया, वो सेल्फ प्लेगरिज्म के नाम से जाना जाएगा। अगले वाला क्या? मोज़ेक प्लेगरिज्म। समझ में आ गया? तो आप क्या करते हो, आप अलग अलग स्रोतों से आपने क्या किया, कंटेंट को उठाया, 5-10 टीचरों के कंटेंट को उठाया और उससे मिलाकर आपने अपना कंटेंट बना दिया, उसको किस नाम से जाना जाता है? मोज़ेक प्लेगरिज्म के नाम से जाना जाता है। मतलब ऐसे याद कर लो कि मैंने तो दूसरों के बहुत सारे कंटेंट को मिलाकर कंटेंट बनाया, किसी को पता नहीं चलेगा, मजे हो गए मजे, है ना? मजे को मजे से याद कर लो। अगले वाला क्या है? अनजाने में हुआ प्लेगरिज्म। तो अनजाने में हुआ प्लेगरिज्म क्या होता है? जिसमें आप स्रोत गलती से, मतलब आप करना नहीं चाहते थे, गलती से आपको क्या तो पता नहीं था कि ये कंटेंट किसी ने और कोई ने बना रखा है, आपने उसको कॉपी कर लिया, या फिर आप उसके स्रोत का उल्लेख करना भूल गया, है ना, और गलत ढंग से आपने पैराफ्रेज बना दिया, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म के नाम से जाना जाता है। यहां से प्रश्न आएगा और आएगा, ये याद रख लेना। अगला बात बताऊं, पैराफ्रेज्ड प्लेगरिज्म। तो किसी के विचारों को अपने शब्दों में दोहराना बिना श्रेय, उसको किस नाम से जाना जाता है? पैराफ्रेज्ड प्लेगरिज्म के नाम से जाना जाता है। अगले वाले टॉपिक की बात करूं, प्लेगरिज्म से संबंधित नियम। तो प्लेगरिज्म से संबंधित अलग अलग प्रकार के नियम बनाए जाते हैं, जैसे हमेशा स्रोत को सही ढंग से अपलोड करें, जैसे एपी हो गई, एमएलए जो शैलियाँ थी उसमें आपको अपलोड करना चाहिए। अच्छा, सीधे उदाहरण के लिए कोटेशन मार्क का उपयोग करें। अगर आप कोई भी व्यक्ति है उसका कोटेशन यूज करें, जैसे महात्मा गांधी का क्या है, करो या मरो, तो उसमें ऐसे मार्क का उपयोग करें हमेशा, तो इससे पता चल जाए कि ये किसी का व्यक्ति का कोटेशन है। अगला है इंटरनेट या किताबों की सामग्री बिना अनुमति के न ले। तो कोई भी व्यक्ति है अगर उसने कंटेंट बना रखा है इंटरनेट पे या पुस्तक में, तो उससे क्या तो पूछो, या फिर अगर कंटेंट जो कॉपीराइट फ्री कंटेंट है उसी को यूज करो, कॉपीराइटेड कंटेंट को, जिसपे ऐसे सी लिखा हो ना, उस कंटेंट को कभी भी यूज मत करना। अगले वाला प्रश्न है, विश्वविद्यालय और कंपनियां प्लेगरिज्म जांच टूल जैसे टोरेंटिन व ग्रामरली का उपयोग करती हैं। बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टोरेंटली और ग्रामर, प्रश्न आएगा आएगा और आएगा। समझ में आ गया? ग्रामरली, ग्रामर चेक करने के लिए किया जाता है। टोरेंटिन जो नामक ऐप है वो उसको किस लिए उपयोग किया जाता है? प्लेगरिज्म से संबंधित कंटेंट को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आएगा। अगले वाला है, उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई या दंड आपको मिल सकता है। तो अगर आप प्लेगरिज्म करते हुए पाए जाते हो तो आप पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और आपको दंड भी दिया जा सकता है। आप अपन बात करें प्लेगरिज्म फ्री कंटेंट लिखने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, तो आपको कौन सी चीज़ों से आपको प्लेगरिज्म फ्री कंटेंट बना सकते हो। पहले वाला पॉइंट है, विषय के अच्छे से समझे और शोध करें। तो भाई अगर आप कोई भी कंटेंट बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? खूब रिसर्च करो कंटेंट पे, खूब पढ़ाई करो, फिर अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाओ, उस चीज़ से अपने शब्दों में लिखो। तो कोई भी कंटेंट आपने पढ़ा, देखो सारा कंटेंट कहीं ना कहीं बना के तो रखा होगा, लेकिन आप भगवान ने आपको दिमाग दिया तो आप अपना खुद के दिमाग का उपयोग करो, खुद से चीज़ों को एक्सप्रेस करो, खुद से चीज़ों को लिखो, उनसे थोड़ी मेहनत करो, मतलब सीधी बात यही है। अगला है प्लेगरिज्म चेकर टूल का उपयोग करें। तो टोरेंटिन हो गया, कॉपीसेक हो गया, ग्रामरली जैसे जो टूल होते हैं, इनको बनाया इसलिए जाता है ताकि ये कंटेंट पहले से किसी के द्वारा लिखा गया है, बनाया तो नहीं गया है, उससे संबंधित आप इनको प्लेगरिज्म के जो टूल चेकर होते हैं इनका आप उपयोग कर सकते हो। अगले वाला उद्धरण और स्रोत का उल्लेख करें। तो आप कोई भी कंटेंट बना रहे हो तो उसको उसके जो अन्य के विचारों का उपयोग कर रहे हो, अन्य के कोई कोटेशन वगैरह का उपयोग कर रहे हो, किसी का कॉपी करके अगर आप कंटेंट लिख रहे हो तो आप क्या करो, उसके कंटेंट का नाम दो, भाई कि ये व्यक्ति या कंटेंट मैंने यहाँ से लिया है। जैसे काफ़ी बार क्या करते हैं, जो मूवी जो गाने वगैरह आते हैं ना, तो उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, उसमें सब कुछ लिखा होता है, सिंगर कौन है, राइटर कौन है, इसका वोकल, इसमें जो बीट किसने दी है, इसको एडिट किसने किया है, कंपोजर कौन था इसका। तो ये सब चीज़ें क्यों दी जाती है? ताकि स्रोत का उल्लेख किया जाता है, ताकि उनको क्रेडिट मिल सके उन सब लोगों को जिन्होंने इसमें काम किया होता है। तो यही होता है, अगर आप किसका अकेडमिक से संबंधित कंटेंट कॉपी कर रहे हो तो उसका स्रोत का नाम जरूर से दो। अगले वाला पॉइंट है, सही तरीके से पैराफ्रेज करें। तो जब वाक्य को, जब आप कोई किसी इंसान के कंटेंट को कॉपी भी कर रहे हो तो उसको अच्छे से बनाओ। कैसे बनाओ? शब्दों को बदलाओ, मतलब सेम टू सेम शब्दों का मत प्रयोग करो। हम कोई भी शब्द को अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं ना, उसको अपनी भाषा में बनाओ और अर्थ ना बदले, बस ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जिससे अर्थ तो नहीं बदले लेकिन शब्द बदल जाए। तो कंटेंट को अपने शब्दों में लिखो, इनडायरेक्टली यही बात है। तो अच्छे से पैराफ्रेजिंग करनी चाहिए। पैराफ्रेजिंग शब्द देखने को मिलेगा एग्जाम में, देख लेना।
शोध करते समय नोट्स बनाओ। तो किस स्रोत से क्या लिया गया है, इस चीज़ को भी आपको ट्रैक करना जरूरी होता है कि आपको कौन सा स्रोत से क्या क्या कंटेंट पहले से ले रखा है। आप उसका नोट्स बना लो, फिर क्या होगा, आपको उससे अलग नोट्स बनाने में, उससे अलग कंटेंट को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। अब अपन लास्ट नंबर टॉपिक पे बात करें, कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइटिंग इश्यू से संबंधित पर्सन हो गया। तो कॉपीराइटिंग कहाँ कहाँ होता है, तो कोई भी वीडियो हो गया, चित्र हो गया, पाठ हो गया, ऑडियो को आप उसको बिना बताए, बिना अनुमति लिए आप उसको अगर लेते हो, कॉपी करके डाल देते हो, तो वो क्या होता है, कॉपीराइट के उल्लंघन के अंतर्गत वो चीज़ आती है। अगले वाला पॉइंट है किसी के ब्लॉग या लेख को पुनः प्रकाशित करना। तो आप क्या किया, आपने कोई भी वेबसाइट से सेम टू सेम उसके कंटेंट कॉपी किया और अपनी वेबसाइट पे लाके डाल दिया, तो ये क्या होगा, ये भी एक प्रकार का क्या होगा, गैर कानूनी चीज़ों में आती है। तो किसी भी ब्लॉग या लेख को प्रकाशित करना बिना अनुमति के, वो भी किस में आती है, कॉपीराइट के उल्लंघन में आती है। अगले वाला क्या, फेयर यूज केवल शैक्षणिक रिपोर्टिंग व गैर कानूनी कार्यों के लिए सीमित होता है। तो फेयर यूज का कंटेंट भी मिलता है, लेकिन वो किसके लिए मिलता है, आप अकेडमिक्स में, कोई पढ़ाई लिखाई में किसी चीज़ का उपयोग कर रहे हो, जैसे महात्मा गांधी की कोई किताब है तो उससे संबंधित आपको क्या पढ़ा रहे हो, तो वो फेयर यूज में आएगी। रिपोर्टिंग में, जैसे न्यूज़ वगैरह में जो रिपोर्टिंग में जो कंटेंट को रिसर्च के लिए यूज किया जाता है, वो भी फेयर यूज में आता है। गैर शैक्षणिक व्यापारिक कार्य, मतलब ऐसा कार्य जहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं हो, पैसा नहीं हो, आप बिजनेस इन्वॉल्व नहीं हो, वैसे कार्य में अगर कोई कंटेंट को यूज करते हो तो उसको किस में आता है, वो आपको फेयर यूज के अंतर्गत आता है। अगले वाला, उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई और कंटेंट हटाने की संभावना होती है। तो अगर आपको कानूनी कार्रवाई हो गई, आपने कॉपीराइट का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो आप पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और आपको कंटेंट को भी हटाया जा सकता है। तो ये था आपका कंटेंट राइटिंग से संबंधित कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट रिवीजन। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आप एग्जाम में। मैंने इतना पढ़ा दिया है, पेपर बनाने वाले कहीं से भी पेपर बना दे, अपने पढ़ाई से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। बस आपको सारे वीडियो देख लेने हैं और उसके बाद में आपको देख लेना है क्या, लास्ट में टेलीग्राम पे जो पीडीएफ पड़ी हुई है वो पढ़ लेना। धन्यवाद। और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना है। समझ में आ गया, और सब्सक्राइब भी चैनल को कर देना अगर अभी तक नहीं किया।